हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 19 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट दो स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहा है, बताइए करेक्ट क्या है। तो हम जो चीज पूछी गई है हम उसको सर्कल में डालेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें आंसर क्या करना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है इनकरेक्ट लिखा होता है लेकिन हम करेक्ट उसे अज्यूम करके आंसर कर देते हैं और आते हुए भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। राइट, वो चीज हमें यहां पर नहीं करनी है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है B3W इनिशिएटिव इज स्टार्टेड बाय G20। B3W इनिशिएटिव अभी न्यूज में था, ये G20 के द्वारा शुरू किया गया है, हो सकता है। इट इज टू इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी में सुधार लाने के लिए लेकर आया गया है। तो यहां पर मैं आपका जो टाइम पीरियड है 10 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास, स्टार्ट कर देता हूं। आप कोशिश करिएगा विद इन 10 सेकंड्स के अंदर इसको आंसर करने की, और फिर मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। चलिए देखिए, B3W की फुल फॉर्म है बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर, अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, तब भी हमने इसे एमसीक्यू के तरीके से डिस्कस किया था, दोबारा से ये न्यूज में आया, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट अगेन। G7 ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ 7 है, G मतलब ग्रुप, 7 मतलब 7 मेंबर्स है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड दैट इज B3W इनिशिएटिव जो है वो इसको लेकर आए थे, जो अभी रिसेंटली 47th G7 की मीटिंग हुई थी। तो यहां पर G20 का ये प्रोजेक्ट नहीं है, किसका प्रोजेक्ट है? ये G7 कंट्रीज, जो पहले G8 के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब रशिया को इसमें से निकाला तो G8-1 ये G7 ग्रुपिंग बन गई थी। रशिया को क्यों निकाला था? क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, जिसको काफी सारे पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर काफी सारी कंट्रीज ऐसी थी, और खासतौर पे G7 कंट्रीज ऐसी थी जिसने रशिया के इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया, और रशिया को जो ये ग्रुप ऑफ 8 जो ग्रुपिंग हुआ करती थी इससे भी एग्जिट करना पड़ा। तो B3W इनिशिएटिव जो है वो G7 के द्वारा लाया गया है, और ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेट नहीं करता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काउंटरिंग चाइना। ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए लेकर आया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी डी। ध्यान रखिएगा, B3W प्रोजेक्ट लाया किसके द्वारा गया है और इसका पर्पस क्या है, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्योंकि G7 के बारे में डिस्कशन हो रहा है, G7 को लेकर ही है, क्योंकि देखिए जो भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है उसको लेकर भी क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, क्योंकि G7 B3W की वजह से न्यूज में थी, तो यहां पे G7 के ऊपर एक क्वेश्चन अदरवाइज भी आ सकता है। तो क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में बनाई गई थी? दिस इज अ पॉसिबिलिटी। इटली एंड जर्मनी आर मेंबर्स ऑफ G7, क्या ये दोनों ही कंट्रीज इटली और जर्मनी G7 के मेंबर हैं? हो सकता है। G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर, तो G7 का ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। G7 के बारे में ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कहा जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसके अंदर आती है, जिसमें यूएस एंड यूके दोनों ही शामिल हैं। यहां पर बात करी जाए तो यस, ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में इसे बनाया गया था। इसके अंदर इटली और जर्मनी दोनों ही कंट्रीज शामिल है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है, और इसका कोई भी अपना ऐसा कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सभी कंट्रीज G7 कंट्रीज आपके सामने है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में।
और क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि रशिया को कब एग्जिट किया था इसमें से, और रशिया ने ज्वाइन कब किया था। ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको वो ईयर भी बताया था जब रशिया ने इसे ज्वाइन किया था, और एग्जिट कब किया था वो ईयर भी बताया था। अगर आपको याद है वो चीज तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा, इससे ये भी पता चल जाएगा कि पुरानी चीजें आप भूल नहीं रहे हैं, उसे याद रख रहे हैं, क्योंकि वो चीज काफी जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ती है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो सिर्फ करंट अफेयर्स कर रहे हैं स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर भी, कि हम पुरानी चीजें जो है उसको रिवाइज करना बार बार जरूरी हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा, हम पुरानी चीजें भूलते जाएंगे, नई नई चीजें पढ़ते जाएंगे, उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी बन के आ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फिट 455 पैकेज अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इज इट रिलीज बाय एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लेकर आया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से मुझे बताएं फिट 455 पैकेज जो है किसके द्वारा लाया गया। अगर आपको पता है कि किस चीज को लेकर है, किससे एसोसिएट करता है, तो वो भी बताइएगा। चलिए देखिए, बहुत से लोगों को लग सकता है G7 आंसर होगा, क्योंकि G7 को लेकर ही पहले दो क्वेश्चन है, बट द आंसर इज नॉट G7, इट इज ब्रॉट टू यू बाय यूरोपियन यूनियन, ईयू के द्वारा इसे दिसंबर 2020 के अंदर सबमिट किया गया। दैट इज द रिवाइज्ड एनडीसीज। एनडीसीज क्या है? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आप जानते हैं कि हमें अपने टेम्परेचर को और क्लाइमेट के लिए जो एफर्ट्स करने हैं वो 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट किए गए हैं, उसी को लेकर फिट फॉर 55 पैकेज जो वो लेकर आया गया है। न्यू पैकेज अटेम्प्ट करेगा टू डिलीवर द एनडीसी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल थ्रू प्रपोज्ड चेंजेस दैट वुड इंपैक्ट द इकोनॉमी, सोसाइटी एज वेल एज द इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो नए गोल्स हैं वो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी, इंडस्ट्री और हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाले हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो पूरा ग्रीन ट्रांजिशन जो हम यहाँ पे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं 2030 तक हमें करना है, और ये लेकर आए गए हैं किसके द्वारा? ईयू, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं ये भी मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये सब चीजें वही मैं आपसे पूछ रहा हूं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप यहां पे आंसर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क फॉर्म इज और आर रिसेंटली बार्ड बाय आरबीआई ओवर द इश्यू ऑफ स्टोरिंग डेटा इन इंडिया। तो आरबीआई ने एक बहुत अच्छा कदम जो है यहां पर उठाया है, और कुछ ऐसी फर्म्स हैं उनको यहां पे बार करने की कोशिश करिए जो कि कह रहे थे कि हम इंडिया में डेटा को स्टोर नहीं करेंगे। तो देखिए, हम लोगों का डेटा है और वो डेटा इंडिया में ही स्टोर नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहां पर आरबीआई ने एक कड़ा कदम जो है उठाया। क्या ये मास्टर कार्ड के अगेंस्ट में उठाया है, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर डाइनर्स क्लब? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप इसमें आंसर करिएगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, इवन आरबीआई भी अभी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इन जनरल काफी ज्यादा काम कर रही है कि इंडियंस का डेटा जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, वो इंडिया के अंदर लाया जा सके, ताकि बाहर की ये जो कंपनीज है, खासतौर पे जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, ये हमारे डेटा को मिसयूज ना कर सके। क्योंकि जो डेटा है, ऐसा कहा गया था कि जो डेटा है आगे जाके वो आपके ऑयल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और क्योंकि आप ये भी जानते हैं जो टारगेटिंग करी जाती है सेलिंग की, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, Amazon एटसेट्रा, वहां पर डेटा का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी वजह से जो डेटा है इसको न्यू ऑयल माना जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होने वाली है, इसी वजह से कोई भी इसको नहीं देना चाहता है और कोई भी इसके ऊपर से कंट्रोल अपना नहीं लूज करना चाहता है। दैट्स व्हाई आरबीआई ने हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, जो जनता है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कहा है कि भाई आप डेटा यहां पर लेके आओ, नहीं तो आपको बार कर दिया जाएगा। और अभी रिसेंटली मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब के अगेंस्ट में एक्शन भी लिए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत जल्दी यहां पे देखने को मिल सकता है कि सर्वर जो होंगे वो इंडिया में सेट किए जाएंगे, जो हमारा डेटा होगा वो हमारे देश में ही सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि बाहर की कंपनीज जो है उसको मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर है। आजकल काफी ज्यादा न्यूज में छाया हुआ है, इसको लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इसे सबसे पहले 2008 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2015 में इसे पास भी कर दिया गया था। हो सकता है द बिल लैप्स्ड इन 15th लोकसभा, बिल जो था 15वीं लोकसभा के अंदर लैप्स भी हो गया। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं और फिर मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने की, आप आंसर करें। रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी ने एक डिमांड रेज करी थी कि जो लॉन्ग पेंडिंग विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट के अंदर है उसे लेकर आया जाए और मॉनसून सेशन से के दौरान इसे पास भी किया जाए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे जब रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात कर रही है, इट मींस यहां पर ये पास नहीं हुआ होगा, राइट। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। कह रही है कि पास हो गया 2015 में,
फिर कह रहे हैं कि लैप्स हो गया। अगर पास हो जाता तो लैप्स कैसे होता, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया कि लोकसभा में या राज्यसभा में, तो अपने आप में काफी कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल को लोकसभा राज्यसभा में पास कराना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो हो सकता है किसी एक जगह पे पास हो गया हो। अगर हम वन बाय वन देखें तो बिल को सबसे पहले 2008 के अंदर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, मई के महीने में। ठीक है, तो यहां पर जो पहली आपकी स्टेटमेंट हो जाती है वो तो हो जाती है इनकरेक्ट, क्योंकि लोकसभा में नहीं लाया गया था, राज्यसभा में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया। स्टैंडिंग कमेटीज इसके ऊपर फिर वेरियस इसके प्रोविजंस जो होते हैं उसको स्टडी करती है। 2010 के अंदर ये जो था हाउस के अंदर पास किया गया और इसे लोकसभा में ट्रांसमिट कर दिया गया। मतलब 2015 में नहीं, 2010 में ये पास हुआ था, लेकिन कहां पर, राज्यसभा, जहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद इसे लोकसभा में डाल दिया गया। मतलब राज्यसभा के अंदर 2008 में आया और फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा, 2010 के आसपास यहां से पास करके इसे लोकसभा में भेजा। ठीक है, तो यहां पे इट वाज पास्ड इन 2015, नहीं भाई 2015 में तो पास नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा दिया होता तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, राज्यसभा दिया होता तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि यहां पे जो ईयर मेंशन किया गया वो ही गलत है। ठीक है, चलिए तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या 15वीं लोकसभा के अंदर बिल लैप्स हो गया था? तो यस, 15 लोकसभा के अंदर बिल जो था वो लैप्स हो गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तभी दोबारा से पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसके ऊपर आवाज उठा रही है कि इस बिल को दोबारा लेकर आया जाए और विमेन को रिजर्वेशन यहां पर दिया जाए, ताकि पॉलिटिकल एरिना के अंदर भी जो विमेन है उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। वैसे जब भी इंडिया को बाकी कंट्री से कंपेयर किया जाता है, कई बार ये डेटा दिया जाता है कि कंपेयर टू मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया के अंदर तो फिर भी पोजीशन ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम मेल काउंटर पार्ट से उनको कंपेयर करते हैं तो भी वो काफी पीछे दिखाई देते हैं। 11% के आसपास लास्ट जो डेटा मैंने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन विमेन का दिखाई देता है, तो काफी लॉपसाइडेड है मेल के फेवर के अंदर, जिसको कि यहां पर ठीक करने की जरूरत है। और जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे पास 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो हमारे देश के अंदर लेकर आई गई, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पंचायत लेवल पे चुनाव होते हैं या फिर जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, वहां पर तो विमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन जब भी हम बात करते थे ऊपर के लेवल की, जब हम एमएलए के इलेक्शन की बात करते हैं, एमपीज की बात करते हैं, वहां पर जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी देने की जरूरत है, ताकि विमेन को भी बराबरी जो है यहां पर कराई जा सके। और जब ये बराबरी अचीव कर ली जाती है तो फिर रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा। राइट, तो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में क्या इसे पास किया जाता है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बट हाँ, ये एरिया जो है प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिल के अंदर बात करी गई है कि 33% सीट्स लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर विमेन के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जाएगी, आरक्षित रखी जाएगी। रिजर्व सीट्स में बी अलॉटेड बाय रोटेशन, जैसे कि अभी थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर होता है, मतलब पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर होता है। उस तरीके से ही जो आपका मेथोडोलॉजी होता है वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और ये भी कहा गया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो विमेन के लिए वो 15 साल के बाद एग्जिस्ट करना बंद कर देगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर एक बार रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता किसी पार्टी की इतनी हिम्मत होगी कि वो इस रिजर्वेशन को वापस ले पाए, क्योंकि विमेन जो है वो अपने आप में काफी बड़ा 50% का वोट बैंक रह जाता है। तो एक बार अगर दे दिया जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, देना अभी जरूरी है, क्योंकि यहां पर उतना ज्यादा विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है। जब हो जाएगा तो हो सकता है यहां पर विमेन खुद ही गए कि ये हमें नहीं चाहिए, आप इसे विड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज अभी हम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि 100 डेज में आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। देखिए 100 डेज की जो सीरीज है, 200 डेज की सीरीज है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहे तो इसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में, अभी जितना एग्जाम के लिए आपके दिन बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तब भी आप इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 2 से 2.5 घंटे का टाइम ही डेली बेसिस पे देना होता है और आपकी प्रीलिम्स की तैयारी काफी अच्छी से हो जाती है। 100 डेज की सीरीज में प्रीलिम्स और मेंस के असाइनमेंट्स जो है वो आपके 200 डेज में कवर हो जाते हैं। डे वाइज तैयारी करने को आपको मिलती है, ताकि आपको खुद शेड्यूल की जरूरत ना पड़े। आप आए, अपने डे को ओपन करें और उसके अंदर जो असाइनमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चले जाएं। ठीक है, इसके अंदर सेपरेट जो सीरीज है वो भी आपके लिए, मान लीजिए आप डे वाइज तैयारी नहीं करना चाहते हैं, आप सीरीज बाय सीरीज तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले लक्ष्मीकांत की सीरीज में जाइए, उसे पूरा देखिए, लेक्चर्स को देखिए, फिर एमसीक्यू लेक्चर्स को देखिए, उसी तरीके से फिर स्पेक्ट्रम को ओपन करें, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी आप तैयारी यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, क्लास लेक्चर्स भी मिल रहे हैं और एमसीक्यू लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, ताकि क्लास लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और एमसीक्यू लेक्चर से आपकी जो तैयारी है एक असेसमेंट के तौर पे हो सके कि क्या प्रीलिम्स के अंदर मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जा सकते हैं। दिस इज अ 500 डेज कोर्स, जो 200 डेज में मिलेगा वही सारा 500 में तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड मटेरियल इसके अंदर रखा गया काफी सारा मेंस के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लेकर पूछा गया। आदि प्रशिक्षण पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा।
यहां पर सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर करते हैं इसको डिस्कशन, क्योंकि रिसेंटली कुछ न्यूज आई थी इसको लेकर। 10 सेकेंड्स का टाइम आपको दे देता हूं, फिर थोड़ा सा न्यूज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको इसके बारे में कुछ और चीजें भी पता चल पाए। चलिए, तो रिसेंटली जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, दोनों ने ज्वाइंटली SIATP लॉन्च किया है। SIATP क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। इट इज स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को दोनों मंत्रालयों ने, मंत्रियों ने यहां पर लॉन्च किया, और उसके साथ साथ जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री थी उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर लेकर आए जिसका नाम था आदि प्रशिक्षण पोर्टल, जो कि ट्रेनिंग इनपुट्स को लेकर एक रिपोजिटरी के तौर पे काम करेगा। क्योंकि आप जानते हैं ट्राइबल्स हों, बच्चे हों, ह्यूमन रिसोर्स हो, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया था। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब, ये कॉन्सेप्ट जब हम लोग तैयारी कर रहे थे काफी ज्यादा चलता था, और अभी बात करी जाती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजिड हो रही है, एजिंग हो रही है पॉपुलेशन की ज्यादा से ज्यादा। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि यूथ पॉपुलेशन जो है अभी भी हमारी पॉपुलेशन के अंदर काफी ज्यादा है, लेकिन वो यूथ पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट बनेगी या लाइबिलिटी बनेगी, ये चीज डिसाइड करी जाएगी क्या हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाते हैं या नहीं। इफ वी आर एबल टू गिव देम द प्रॉपर ट्रेनिंग, देन वी विल ट्रांसम्यूट देम इनटू एन एसेट, but if you are not able to do that, then they will become the liability for the country. That's why यहां पर इस तरीके के पोर्टल्स, इस तरीके की ट्रेनिंग्स जो है गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। अलग अलग तरीके से पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो हमारे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक्चुअल में एसेट में कन्वर्ट किया जा सके। तो यहां पर ये किसके द्वारा लेकर आया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बात करता है किसान सारथी के बारे में। पूछा गया किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर ए एंड बी बोथ। 10 सेकेंड्स का टाइम है, सोच समझ के आंसर करिएगा, क्योंकि किसान सारथी भी काफी न्यूज में आजकल, और इसको लेकर और इससे एसोसिएटेड बॉडीज जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो आपकी आई जाती है, साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें आ जाती है, क्योंकि देखिए किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे रिलेट करता है, किसान से, फार्मर से, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी है और मीटी दोनों शामिल है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जॉइंटली इसे लॉन्च किया गया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा to get the right information at the right time in the right language। तो यहां पे किसान जिस भाषा में इंफॉर्मेशन को चाहता है वो इंफॉर्मेशन किसान को प्रोवाइड कराई जाएगी, उसी की लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो चाहते हैं, जिस टाइम पर वो चाहते हैं, और राइट इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करी जाएगी। इट इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करिए, किसान सारथी इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, दैट इज डेयर के अंदर आती है। देखिए लॉन्च किसके द्वारा किया गया, दोनों के द्वारा मिलके, लेकिन आती किसके अंदर है, आपके डेयर के अंदर। डेयर किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। अगर क्वेश्चन ये होता किसान सारथी कम्स अंडर, तो फिर आंसर क्या होता, तो आंसर ए होता। लेकिन पूछा गया लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो लॉन्च दोनों के द्वारा किया गया, क्योंकि इसमें फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का कंपोनेंट है, इसी वजह से मीटी भी इसमें शामिल है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से बदल जाता है। आपको लगेगा कि सर ने तो ये बताया था कि दोनों मंत्रालय शामिल है, तो मैंने डी मार्क कर दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा क्या है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो डी आंसर ठीक है, लेकिन पूछा जाता है किसान सारथी कम्स अंडर, तो वहां पे ये किसके अंतर्गत आएगा, डेयर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। उस सिचुएशन के अंदर आंसर क्या हो जाता, ए हो जाता। खैर मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। यूपीएससी इसी तरीके से एक एक शब्द के अंदर बदलाव करके जो क्वेश्चन का आंसर है वो चेंज करवा देता है, और फिर वहां पर इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी अंडर सो मच स्ट्रेस इन दैट एग्जामिनेशन हॉल कि वो सही आंसर को मार्क कर पाए। इसे अब बात करें, एक तरीके से रिन्यू किया गया, क्योंकि पहले इसे जुलाई 1929 में बनाया गया था, तब इसका नाम इंपीरियल काउंसिल। इंपीरियल क्यों, क्योंकि तब हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, तो जितनी भी चीजें होती थी वहां पे इंपीरियल शब्द का यूज किया जाता था। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसे कहा जाता था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और ये एक एपेक्स बॉडी है किस चीज के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, गाइडिंग के लिए, मैनेजिंग के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए। किस सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, एनिमल साइंस हो गया। पूरी कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां पर भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल साइंस को लेकर कोई भी स्टडी करी जाती है, रिसर्च करी जाती है, गाइडिंग का कोई काम होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अभी इसे ऑनलाइन किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा,
डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, किसान सारथी जो है ये राइट इंफॉर्मेशन किसान को प्रोवाइड करेगा राइट टाइम पर, उसकी अपनी भाषा के अंदर। चलिए एक स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, रिसेंटली न्यूज में था, और रिसेंट न्यूज में आने वाली स्पीसीज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ टोके गेको? टोके गेको का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? मैं आपका टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आप बताइएगा। वैसे ये शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती है, ठीक है। जो आपका टोके गेको है ये गैकोनिडे फैमिली से रेप्टाइल है, ये ध्यान रखिएगा, और इंडो मलायन रीजन के अंदर काफी ज्यादा पाई जाती है, और इसे प्रोटेक्शन स्टेटस अगर बात करें आईयूसीएन के हिसाब से ये आती है लीस्ट कंसर्न के अंदर, ठीक है। कम से कम चिंता, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे कुछ इस तरीके से रेप्टाइल दिखाई देती है, अभी न्यूज में थी, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड अबाउट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि सुपेस के बारे में है। पूछा गया सुपेस पोर्टल इज लॉन्च्ड, इट इज एसोसिएटेड विद। जो सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया है ये किससे रिलेट करता है? क्या ये जुडिशरी का कोई पोर्टल है, लेजिस्लेचर के लिए कोई पोर्टल है, एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो आप बनने वाले हैं, या फिर नन ऑफ द किसी और ही एरिया के लिए पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? सुपेस की फुल फॉर्म पता है तो आसानी से बता पाएंगे, नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे सोचिए आपने कहां पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल जिसका नाम था सुपेस इन द जुडिशियल सिस्टम, जिसमें क्या किया जाएगा, जो जजेस हैं उनको लीगल रिसर्च में असिस्ट किया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा। कोई नया पोर्टल नहीं है, लेकिन न्यूज में दोबारा आया था, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड अबाउट इट। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सुपेस के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो फुल फॉर्म है वो भी बता देता हूं। सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल, सु मतलब सुप्रीम कोर्ट, पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, ठीक है। जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, डेटा साइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज करी जाएंगी, सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म जो है वो भी यहां पर लेकर आए जाएंगे, ठीक है। पहले इस तरीके का एक सिस्टम एमओडी के द्वारा लेकर आया गया था, आईटी कानपुर की हेल्प से उसे बनाया गया था। ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा, एनालाइज करेगा कंप्लेंट्स को लोगों की, और ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो यहां पर रिड्यूस करी जाएगी, टाइम काफी बचेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और डिस्पोजल ऑफ केसेस जो है वो काफी जल्दी यहां पर होने की संभावना बन जाएगी। चलिए चलते हैं आज के 10th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि उमंग ऐप को लेकर है। पूछा गया उमंग ऐप को लेकर बताएं तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज एन ऑल इन वन यूनिफाइड ऐप, अपने आप में एक अकेली ऐप है जिसमें काफी सारी चीजें हैं। एनपीसीआई के द्वारा इसे बनाया गया है, जिसने भीम ऐप भी बनाई थी, याद होगा आपको। इट विल हेल्प इंडियन international students, NRIs and Indian tourists abroad to avail government of India services। तो यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल्स हैं या फिर NRIs हैं या फिर इंडियन टूरिस्ट जो कि अब्रोड में हैं, उनको जो सरकार की सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, उसको लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी आसानी हो जाएगी। 10 सेकंड शुरू कर देता हूं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। उमंग जो है इसकी फुल फॉर्म भी सोच समझ के यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करिएगा। वैसे आपको बता दूं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसने भीम एप्लीकेशन बनाई थी, जो यूपीआई हम यूज करते हैं, उसके द्वारा इसे नहीं बनाया गया। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय एनईजीडी। एनईजीडी के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि मीटी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। सो इट इज नॉट a product of National Payment Corporation of India, rather it is created by NEGD that comes under MeitY। So second statement is incorrect। अगर हम उमंग की बात करते हैं, उमंग काफी न्यूज में आजकल, उमंग ने एक बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस का भी अवार्ड हासिल किया था एट द 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि दुबई यूएई में हुई थी फरवरी के महीने में 2018 में। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने वैसे उमंग ऐप के बारे में इस तरीके से डिस्कशन किया था। अगर बात करें तो यस, एक ऑल इन वन यूनिफाइड ऐप है, जो कि इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एनआरआईज, इंडियन टूरिस्ट अब्रोड, इन सबको भारतीय सुविधाओं और सर्विसेज के बारे में जानकारी देती है और उनको फैसिलिटेट करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए कुछ इस तरीके से देखते हैं, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो यहां पर मिल जाती है। करंट अफेयर्स की सीरीज में 20 जुलाई पर पहुंच चुके हैं, और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पेगासस के बारे में जानेंगे, साइबर अटैक्स को डिस्कस करते हुए क्यूबा के बॉर्डर को लेकर क्वेश्चन होगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप को डिस्कस करते हुए सोफी के बारे में जानेंगे। देन एमपी ड्राइवर क्या है ये डिस्कस करेंगे, टीपू सुल्तान के ऊपर एक क्वेश्चन है, MH60R को डिस्कस करते हुए आवास पर संवाद को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फाइनली टाइगर रिजर्व को लेकर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 50 डेज सीरीज इज अवेलेबल, आपका एग्जाम जो है दैट इज ऑल्सो कमिंग नियर बाय। सो यहाँ पर आप 50 डेज सीरीज जो है उसको एनरोल करा सकते हैं exam.netmonk.com पे, ताकि करंट अफेयर्स और स्टैटिक के जो पोर्शंस हैं वो आप 50 डेज में कवर कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टारगेट सेटिंग की।
तो यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। कोशिश करिएगा 6 अच्छे से ज्यादा ही स्कोर करने की, अदरवाइज आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। एक टारगेट सेट करें और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पैगासस को लेकर है। रिसेंटली न्यूज में था पैगासस। ये क्या है? क्या ये किसी तरीके का स्पाईवेयर है, डीओएस है, डीडीओएस है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकंड का टाइम मैं आपका यहाँ पर शुरू कर देता हूं। आप कोशिश करिए इसे 10 सेकंड के अंदर आंसर करने की, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है पैगासस, तो बेसिक जानकारी इसके बारे में होना काफी जरूरी है। रिसेंटली इट हैज बीन रिपोर्टेड पैगासस, जो कि एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, दैट हैज एलिजिडली, देखिए ध्यान से सुनिएगा, दैट हैज एलिजिडली, तो प्रूव नहीं हुआ है अभी, सिर्फ एलिगेशंस लगाए गए। एलिजिडली कहा गया है कि इसे सीक्रेटली मॉनिटर करने के लिए, स्पाई करने के लिए वेरियस पब्लिक फिगर्स के ऊपर यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी आंसर करेंगे यू हैव टू यूज दिस वर्ड व्हाइल रिप्लाइंग टू द आंसर, अदरवाइज वहां पर तो एक एक चीज को पिन पॉइंट किया जाता है, तो वहां पर यू कांट से कि इसका इस्तेमाल किया ही जा रहा था पब्लिक फिगर्स के ऊपर स्पाई करने के लिए। यू हैव टू से दैट इट इज अलेजिडली, और या कह सकते हैं कि जो पैगासस है ऐसा कहा जा रहा है, इट इज अलेजिडली बीन यूज्ड टू सीक्रेटली मॉनिटर एंड स्पाई ओवर द पब्लिक फिगर्स। ठीक है, तो क्या है ये एक तरीके का स्पाईवेयर है। आंसर क्या होगा? ए, स्पाईवेयर या मेलवेयर आप कह सकते हैं। ये किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ईव्सड्रॉपिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वेरियस डिवाइसेस के जो एक्सेस होते हैं उसको गेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल फोन है, आपका जो लैपटॉप है, वहां पर उसको एक्सेस कर लिया जाएगा और उसमें जो यूजर है उसको पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको गैदर कर लिया जाता है और यहाँ पे स्पाई करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, पेरिस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट फोरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्यूज किया है एक लीक डेटाबेस को 1000 ऑफ फोन नंबर्स का अक्रॉस द वर्ल्ड टारगेटेड बाय स्पाईवेयर कॉल्ड पैगासस, और इसको लेकर इंडिया के अंदर भी अभी काफी ज्यादा बात जो है वो करी जा रही है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, कुछ इसी तरीके के आपके जो वेरियस कह सकते हैं मेलवेयर्स या फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज या फैक्टर्स या कंपोनेंट्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है वेरियस चीजों के लिए, वो यहां पर देख लेते हैं। आपको यहां पर मैच द फॉलोइंग करना है। तो लेफ्ट साइड में दिया है MITM, DOS, XSS, और राइट साइड में दिया है MITM का इस्तेमाल ईव्सड्रॉपिंग के लिए किया जाता है, DOS इनएक्सेसिबिलिटी के लिए, XSS मलिशियस कोड होता है। मे बी ये जो मैच करने हैं आपको सारे भी ठीक हो सकते हैं, इसमें से एक या दो भी ठीक हो सकते हैं। सोच समझ के आंसर करेगा, बिकॉज पैगासस न्यूज में था। तो यहाँ पे काफी सारे जो वेरियस स्ट्रेटेजीज होती हैं, मेलवेयर, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये सब चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका है MITM की फुल फॉर्म है मैन इन द मिडल। अब मैन इन द मिडल जब आएगा दो लोगों के बीच में, मान लीजिए देयर इज वन पर्सन, देयर इज अनदर पर्सन, देयर इज अनदर मैन इन द मिडल, वो क्या करेगा? वो ईव्सड्रॉपिंग ही करेगा, दोनों की बातें जो है वही सुनने की कोशिश करेगा। तो MITM जो है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ईव्सड्रॉपिंग अटैक्स के लिए किया जाता है। when attackers insert themselves into two parties transaction, दो पार्टी की ट्रांजैक्शन के बीच में जब वो चला जाता है, once the attacker interrupts the traffic they can filter and steal the data as well। तो यहाँ पे डेटा जो होता है उसको भी चोरी कर लिया जाता है। फिर आते हैं DOS के ऊपर, DDoS भी होता है, DOS भी होता है। DOS stands for denial of service attack। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब एक ऐसी सर्विस जो कि आप एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है लेकिन आपको इनएक्सेसिबल कर दिया जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया या फिर आपका लैपटॉप हैक कर लिया, मोबाइल हैक कर लिया, तो वो जो व्यक्ति है वो तो उस सर्विस को यूज कर पा रहा है लेकिन आप यूज नहीं कर पाएंगे। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक मेंट टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क मेकिंग इट इनएक्सेसिबल। बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स जो होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी आपकी, जैसे बीच में हमने देखा था कि एक आपकी लैब थी जहां पर वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन जो थी वो बनाई जा रही थी, उसको भी शट डाउन कर दिया गया था। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी का ही इस्तेमाल किया जाता है, इनएक्सेसिबल बना दिया जाता है पूरी फैसिलिटी को। XSS क्या होता है बताएं? XSS की फुल फॉर्म क्या है? इट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सिमिलर टू SQL इंजेक्शन अटैक। एक SQL इंजेक्शन अटैक होता है, उसमें क्या होता है? SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करी जाती है। SQL इंजेक्शन अटैक स्पेसिफिकली टारगेट करता है सर्वर्स को। ठीक है, मलिशियस कोड जो होता है वो उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS जो है इसके अंदर भी यही चीज करी जाती है, जो मलिशियस कोड होता है वो यहां पर डाला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है और उस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट किया जाता है तो वो मलिशियस कोड जो है वो आपके सिस्टम के अंदर भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से तीनों जो है यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहे हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी थी ताकि आप इस तरीके के अटैक से अपने आप को बचा पाए। एट द सेम टाइम एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पैगासस के बाद ये जो एरियाज हैं एग्जाम में आपसे
पूछे जा सकते हैं। चलिए, बाकी फिशिंग क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो मैंने आपको आज बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्यूबा को लेकर है कि क्यूबा का जो बॉर्डर है वो किससे टच करता है। रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ क्यूबन्स टुक द स्ट्रीट अक्रॉस द कंट्री। एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिस्ट्रिक्शन थी उनके राइट्स के ऊपर, स्कैरसिटी ऑफ फूड को लेकर, मेडिसिन को लेकर। तो गवर्नमेंट का जो पुअर रिस्पॉन्स है कोविड-19 के टाइम पर, उसको लेकर यहां पर जो लोग हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। और यहां पर इसी चीज को लेकर न्यूज थी। लेकिन हाँ, अब ये न्यूज तो नहीं पूछी जाएगी हमारे एग्जाम के अंदर, लेकिन क्यूबा जो है वो आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो यहां पे जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, अब मैं अगर बॉर्डर की बात करूं, यहां पे टाइम वैसे आपका मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्यूबा के पास अपना कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां पे हम लैंड बॉर्डर की बात कर रहे थे। लेकिन मैरीटाइम बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर के बारे में दिखाऊंगा। लेकिन अदरवाइज क्या है, इट इज मोर लाइक एन आइलैंड। तो आपको यहां पर इसका बॉर्डर जो है वो किसी से भी टच होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, ये क्यूबा है आपका, नीचे हीटी है, काफी न्यूज में रहता है। कुछ साल पहले भी यहाँ पर एक अर्थक्वेक की वजह से काफी न्यूज में था। ऊपर बहामास आपको दिखाई देंगे, अटलांटिक ओशन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पर भी मैक्सिको है, देन नीचे आएंगे होंडुरस है, निकारागुआ है। लेकिन बॉर्डर जो है हवाना का किसी से टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या यूएसए से हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैक्सिको से हो रहा है? नहीं हो रहा है। होंडुरस से हो रहा है? नहीं हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर यही चीज मैरीटाइम करके पूछी जाती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बॉर्डर मींस लैंड बॉर्डर, और अगर कहा जाता कि मैरीटाइम बॉर्डर किस किस से टच करता है, तो फिर यहां पर आप वेरियस कंट्रीज के जो नाम है बता सकते थे। क्योंकि क्यूबा का जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो बहामास, हीटी, होंडुरस, जमैका, मैक्सिको, यूएस सभी से टच होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। जो न्यूज थी वो भी मैंने आपको बता दी, मैप रिलेटेड क्वेश्चन था ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। कैरिबियन सी भी नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे अच्छे से अपने एटलस के अंदर भी मार्क कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हबल स्पेस टेलीस्कोप को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं हबल स्पेस टेलीस्कोप को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल। एडविन हबल के नाम पर यह नाम रखा गया है, हो सकता है। इट इज इन लो अर्थ ऑर्बिट, ये लो अर्थ ऑर्बिट में लोकेट करता है, ये भी पॉसिबल है। इट्स अ पार्ट ऑफ नासास ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम। नासा का कोई ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम हुआ करता होगा, उसका ये पार्ट है। 10 सेकेंड्स मैंने शुरू कर दिए, सोच समझ के आंसर करिएगा। नासा हैज रिटर्न द साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑन द हबल स्पेस टेलीस्कोप HST टू ऑपरेशनल स्टेटस ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर सस्पेंडिंग देयर वर्क ड्यू टू ट्रबल विद द पेलोड कंप्यूटर। तो पेलोड कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद ही ये सब कार्यवाही इसके अंदर करी गई। लेकिन हाँ, हबल टेलीस्कोप को लेकर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, यस, किसके नाम पर रखा गया? एडविन हबल के नाम पर। और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रखा गया है इसे। लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई कितनी होती है, कितने किलोमीटर पे होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्यों आपसे पूछ रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूं। ठीक है, इट्स इन पार्ट ऑफ, इससे आपकी रिवीजन भी बेसिकली हो जाएगी। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या वो आप रिटेन कर भी पा रहे हैं या भूलते जा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ नासास ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर ये जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ नासास ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम। ये एक फैमिली ऑफ 4 स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज का प्रोग्राम है, जो कि पूरे यूनिवर्स को यहां पर ऑब्जर्व कर रही है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट के अंदर। अदर मिशन की बात करें, इसके अंदर आपका एक स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप भी है, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी भी है, और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका ही ये पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 SOFI report has studied the impact of COVID-19 pandemic induced income losses on the food intake and malnutrition it is produced by। तो ये जो SOFI रिपोर्ट है जो कि पढ़ रही है कि कोविड-19 से जो फूड इनटेक है उसमें कैसे कमी आई है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, मेल न्यूट्रिशन कैसे बढ़ा है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा लेकर आई गई है? क्या इसे FAO लेकर आए हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ के द्वारा लेकर आया गया है, या ऑल ऑफ द अबव? सोच समझ के आंसर करें। द रिपोर्ट जो है दैट इज प्रेजेंटेड बाय, यहां पे आपको उसी चीज को लेकर आंसर करना है। बट हाँ, रिपोर्ट जो है बता रही है कि कोविड-19 का जो इंपैक्ट है वो कैसे पड़ा है, और उसके बाद इनकम लॉसेस जो है कोविड-19 की वजह से उसका कैसे इंपैक्ट पड़ा है। सो द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और साथ ही साथ आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे काफी सारी मेजर बॉडीज जो है मिलकर इसको लेकर आई हैं, जिसमें FAO भी था, UN का, WFP भी है, यूनिसेफ भी शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। इनके अलावा भी जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, वो भी इस रिपोर्ट को लाने में शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। 100 डेज की जो सीरीज है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज द एग्जाम इज नियर बाय, और आप अपनी तैयारी जो है डे वाइज तरीके से
एग्जाम से पहले कर सकते हैं ताकि स्टैटिक पोर्शन आपका काफी स्ट्रांग हो जाए। बिकॉज देखिए एग्जाम के अंदर क्या होता है कि करंट अफेयर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो एग्जाम में आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स के अंदर आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है जिसमें आप स्टैटिक और करंट दोनों को बराबर करके लेकर चलते हैं। और 100 डेज 200 डेज सीरीज जो हमारी है उसके अंदर स्टैटिक पोर्शन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको यहां पर कवर किया है एमसीक्यूज के थ्रू, और यहां पर आपको लेक्चर के थ्रू भी मिल जाएगा। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जा सकते हैं। 200 डेज की जो सीरीज है वो सारा मटेरियल अपार्ट फ्रॉम द 300 एक्स्ट्रा डेज का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वो आपको इसके अंदर मिलता रहेगा अगले साल तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एनबी ड्राइवर। एनबी ड्राइवर को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है, हो सकता है ये कैंसर कोजिंग म्यूटेशन जो सेल्स के अंदर होती है उसको यहां पर एनालाइज करेगा। टाइम पीरियड मैंने आपका शुरू कर दिया है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल जिसको कि एनबी ड्राइवर कहा गया है, जो कि कैंसर कोजिंग ऑल्टरेशन जो सेल्स के अंदर होती है उसको यहां पर आइडेंटिफाई करेगा। एल्गोरिदम जो है वो एक रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड टेक्निक को यूज करती है ताकि डीएनए की जो कंपोजिशन होती है उसको लेवरेज किया जा सके। और यहां पर हमारा जो आंसर होगा दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। आईआईटी मद्रास के द्वारा लेकर आया गया है और कैंसर कोजिंग म्यूटेशन जो है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास को भी मत भूलिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हिस्ट्री से है, लेकिन क्योंकि इस फिगर के बारे में जिक्र किया गया है इस वजह से हमने डिस्कस यहां पर इनके बारे में करना है। टीपू सुल्तान को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, नियरली 1000 किलोमीटर फ्रॉम वेयर ही वंस रूल्ड मैसूर किंग। टीपू सुल्तान जो है वो भी एक कंट्रोवर्सी में आए हैं और यहां पर जो ब्रिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं टू नेम अ गार्डन आफ्टर हिम इन गोवांदी, ठीक है। एक सबब ईस्टर्न मुंबई के अंदर उनके नाम के ऊपर जो गार्डन का नाम रखना है उसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी हमारे एग्जाम के लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उससे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो टीपू सुल्तान को लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है उन्होंने एक नया कॉइनेज सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, हो सकता है उन्होंने कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। वो हैदर अली के पिता थे। यहां पर 10 सेकेंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिए। जो न्यूज है वो भी मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप यहां पर देखिए आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो यहां पे टाइम इज ऑलमोस्ट अप। अगर बात करी जाए तो उन्होंने यस कॉइनेज और कैलेंडर सिस्टम दोनों ही इंट्रोड्यूस करे थे, बट हैदर अली उनके पिता थे। ही वाज नॉट द फादर, रादर ही वाज द सन ऑफ हैदर अली, ठीक है। हैदर अली, टीपू सुल्तान दोनों ही काफी ग्रेट रूलर्स माने जाते हैं मैसूर के, क्योंकि उनके टाइम पर ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी मैसूर को अपने कब्जे में लेने के लिए, और हैदर अली ने तो ब्रिटिशर्स को काफी बार हराया भी था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। जिन्होंने बी आंसर किया है वो अपने आंसर को इनकरेक्ट करें और -2 मार्क्स दीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, क्योंकि मैंने पूछा था नॉट करेक्ट कौन सा है, और नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आदत जो है करेक्ट इनकरेक्ट को अज्यूम करने की वो छुड़वानी है, इसी वजह से डबल पेनल्टी जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछ रहा है विच कंट्री है सप्लाइड इंडिया MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये जो हेलीकॉप्टर है किसके द्वारा हमें प्रोवाइड करे गए, भारत को प्रोवाइड करे गए, रूस के द्वारा, यूएस के द्वारा, इजराइल या फिर फ्रांस के द्वारा। 10 सेकेंड्स का टाइम है, सोच समझ के आंसर करिएगा। इंडियन नेवी को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, और ये जो है आए हैं यूनाइटेड स्टेट से। सेरेमनी जो अभी यहां पर करी गई हेलीकॉप्टर्स को लेकर करी गई यूएस नेवी और इंडियन नेवी के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें मिले बी, यूएस से। और वैसे आप देखें रशिया से तो हमारे डिफेंस रिलेशन काफी अच्छे हैं ही, और इजराइल से भी अच्छे हैं, और फिर हमने बीच में जो राफेल खरीदा है, फिर हमारे फ्रांस से भी काफी अच्छे, यूएस से भी अगर आप देखेंगे हम धीरे धीरे अपने रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आवास पर संवाद को लेकर है। पूछा गया आवास पर संवाद को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है, ये भी हो सकता है। इसका मेन काम क्या है, अवेयरनेस और डिस्कशन को प्रमोट करना आवास को लेकर। सोच समझ के आंसर करिएगा। मैं आपका टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, फिर डिस्कस करेंगे इसको।
चलिए, सो आई होप आपने यहाँ पर आंसर के बारे में सोच लिया होगा। तो यहाँ पे बात करें जब प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे अर्बन भी कहा जाता है, PMAYU, इसे इसने लॉन्च किया है आवास पर संवाद सीरीज ऑफ 75 सेमिनार्स वर्कशॉप जो कि हमारे देश में कराए जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजन ये है कि सबको घर मिलना चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसी वजह से इसको लेकर आया गया है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, MOHUA के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। ऑफकोर्स और कौन सा मंत्रालय होगा, और कोई हो भी नहीं सकता, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ही होगी इसके अंतर्गत। और यहां पर यस, आवास पर संवाद करना है, डिस्कशन करना है, तो प्रमोट डिस्कशन की बात करिए। काफी कॉमन सेंसिकल वाला क्वेश्चन था, इजी था, वैसे बिना पढ़े भी आप इसको आंसर कर सकते थे अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझते हैं कि आवाज का क्या मतलब होता है और संवाद का क्या मतलब होता है। ठीक है, डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि टाइगर रिजर्व्स को लेकर है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि नॉर्थ टू साउथ लगाएं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरीके से बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 2 3 4 5 10 बार बनाएंगे, फिर आपको ये चीज दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी हो जाएगा। अब आपको नॉर्थ टू साउथ बनाना है तो ऊपर से नीचे आना है। 10 सेकंड्स में आपको देता हूं। यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, रानथंबोर है, वाल्मीकि है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। वो कहां पर होता है, आपका सी के अंदर। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 जुलाई पर पहुंच चुके हैं, और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ के थ्रू। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंदर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, एल्प्स कंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, मंकी बी वायरस काफी न्यूज में ना, इसके बारे में जानेंगे, ग्रीन नेशनल हाईवे क्या है ये डिस्कस करते हुए पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ड्रैगन फ्रूट एस्ट्रॉइड NEA स्काउट, लून बलून्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और प्रोजेक्ट लून भी यहां पर देखेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछा गया इन तीनों में से क्या ऐसी चीज है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। आप जानते हैं बजट सेशन हमारा जा चुका है, और उसके बाद हमारा जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हुआ, और वेरियस 3 सेशंस होते हैं हमारे पास जिसको लेकर न्यूज आती रहती है, और वहीं पर इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी जिक्र करी जाती है कि प्रेसिडेंट क्या समन करते हैं। 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा बजट सेशन जो होता है फर्स्ट सेशन होता है, और लॉन्गेस्ट सेशन इसे माना जाता है। ये आपका फरवरी में या एंड ऑफ द जनवरी में शुरुआत होकर एंड ऑफ अप्रैल तक चलता है। फिर आपका 3 वीक मॉनसून सेशन जो है वो यहां पर आता है, और फिर फाइनली आपका विंटर सेशन आता है जो कि नवंबर टू दिसंबर में चलता है। ठीक है, यहां पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाउस को, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, आर्टिकल 85 आपका है, एंड मोर स्पेसिफिकली बात करेंगे आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 1, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कंसर्निंग समनिंग ऑफ द हाउस। हाउस को जब बुलाना होता है, समन करना होता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोरोगेशन की पावर जो है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। ज्वाइंट सिटिंग की जो पावर होती है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, हाउस को समन कर रहे हैं, कोई नया सेशन शुरू हो रहा है, तो आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 1 के अंदर प्रेसिडेंट बुला रहे हैं। ठीक है, प्रोरोगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन, कोई सेशन खत्म हो रहा है वो किसके द्वारा किया जाता है, दैट इज ऑल्सो डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 85(2)(a) के अंदर होता है। ज्वाइंट सिटिंग, जब राज्यसभा लोकसभा दोनों को साथ में बुलाते हैं, इसके लिए एक बड़ा हॉल होता है, क्योंकि वहीं पर ही दोनों चेंबर्स कहीं या दोनों आपके जो सदन होते हैं उसके मेंबर्स को एक्लेमेटाइज किया जा सकता है, उनको वहां पर एकोमोडेट किया जा सकता है। तो ज्वाइंट सिटिंग जो होती है उसके अंदर भी प्रेसिडेंट का रोल रहता है, जिसको कि हेड कौन करते हैं, ज्वाइंट मीटिंग होती है, स्पीकर हेड करते हैं, लेकिन कॉल किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्वाइंट सिटिंग को कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, अंडर आर्टिकल 108 उनको ये पावर दी गई है। फिर पूछा जाएगा कि कौन प्रिसाइड करता है। देखिए, प्रिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है, जो ज्वाइंट सिटिंग आपकी होती है। स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो कौन करेगा, चेयरमैन। नो, अगर स्पीकर है तो स्पीकर, नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर, नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन। ध्यान रखिएगा, ये इसमें एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ये आपका 85(1) हो गया, ये आपका 85(2)(a) हो गया, ये आपका 108 हो गया। तो अलग अलग आर्टिकल्स भी अगर पता है तो वो एक एडिड एडवांटेज आपके पास रहेगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। खैर, यहां पर तीनों को बुलाने का जो काम है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, हेंस आंसर विल बी ए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बुलाता कौन है, प्रिसाइड कौन करता है, और प्रिसाइड करने वाला व्यक्ति अगर अवेलेबल नहीं है, इफ द इंडिविजुअल इज नॉट अवेलेबल, इफ द स्पीकर इज नॉट अवेलेबल, देन द डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर इट, एंड व्हेन द डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट अवेलेबल, देन द डेप्यूटी चेयरमैन विल डू द जॉब। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एल्प्स कंट्रीज के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एल्प्स कंट्रीज। तो एल्प जो है
वो कहां कहां पर कौन कौन सी कंट्रीज में फैला हुआ है। इटली, जर्मनी, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, यहां पर नाम दिए हैं। 10 सेकेंड्स का जो टाइम है वो मैं आपका शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के इसका आंसर करिएगा। रीसेंट एक स्टडी करी गई है ईटीएच टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से स्विस एल्प लैंडस्केप जो है, जो ये स्विस एल्प का लैंडस्केप है, वो काफी ज्यादा उसमें चेंजेस देखे गए। सो द लैंडस्केप हैज ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, ड्रास्टिकली चेंज्ड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो कि इस रीजन के अंदर देखा जा रहा है। सो स्विस एल्प का मतलब है स्विट्जरलैंड कंट्री तो होगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो जहां पे एल्प जो है वो फैला हुआ है। सो एल्प एक्सपेंड्स इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, मोंटेनिग्रो, अल्बेनिया एंड सर्बिया। ठीक है, इसमें दो कंट्रीज ऐसी हैं, एक है आपकी ऑस्ट्रिया और एक आपकी है स्विट्जरलैंड। इन दोनों को ट्रू एल्पाइन कंट्रीज कहा जाता है बिकॉज लार्ज पोर्शन ऑफ एल्पाइन जो है दैट फॉल अमंग, और कहें कि ओवर दीज टू कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तीनों मैंने आपको बताया, रशिया का नाम नहीं था। और आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एक बार मैप के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूं, आंसर तो आपका सी हो जाएगा। सो दिस इज एल्प्स, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, लाइंगस्टीन, स्विट्जरलैंड तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फ्रांस एंड इटली भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हियर इट इज द एड्रियाटिक सी विच इज जस्ट एडजेसेंट टू इटली एंड मेडिटेरेनियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इटली। ठीक है, वेस्ट में इटली के मेडिटेरेनियन सी है और ईस्टर्न साइड पे आपका एड्रियाटिक सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आस्किंग व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली रिपोर्टेड मंकी बी वायरस। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अभी मंकी बी वायरस जो है इसको रिपोर्ट किया है। इज इट चाइना, यूएस, फ्रांस और रशिया। सो हियर यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड, ट्राई टू गिव द आंसर। 10 सेकंड्स में आंसर करने की कोशिश करिएगा। रिसेंटली पहला ह्यूमन इन्फेक्शन केस जो है मंकी बी वायरस का वो रिपोर्ट किया गया है, कहां से, इट इज फ्रॉम चाइना। ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंकी बी वायरस इज एन अल्फा फेरे हर्पीस वायरस एंजूटिक, एंडेमिक है बेसिकली, और ये मकाज एंड में पाया जाता है। आइसोलेटेड किया गया था 1932 के अंदर। जो आपका अल्फा हर्पीस वायरस है, दीज आर द पैथोजेंस जो कि नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको इंपैक्ट करते हैं। बी वायरस इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड एज हर्पीस बी या फिर हर्पीस वायरस, इसे कहा जाता है हर्पी वायरस या फिर हर्पीस बी या फिर हर्पीज वायरस बी के नाम से भी जाना जाता है। बी वायरस कैन सर्वाइव फॉर आवर्स ऑन द सरफेस, पर्टिकुलरली जब मॉइस्ट होता है वहां पर ये सर्वाइव कर जाता है। और यहाँ पे इंडिविजुअल से या कहें कि यहाँ पे एक आपके स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में भी जा सकता है एज लॉन्ग एज इट सर्वाइव्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, चाइना आजकल काफी ज्यादा इस तरीके के वायरसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, दैट ओनली दे नो। बट हाँ, काफी सारे वायरसेस जो हैं आजकल, और खासतौर पे कोविड के बाद जो है उस पर काफी ध्यान रखा जा रहा है कि चाइना जो है कौन कौन से इस तरीके के जो बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे चीजें यूज करी जा सकती हैं उसको लेकर आ रहा है। खैर, यहां पे तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहां पर ग्रीन नेशनल हाईवे को लेकर है, पूछा गया ग्रीन नेशनल हाईवे को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पूरा जो प्रोजेक्ट है फंड किया जाएगा। ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से पास करने वाला है एंड इसे शेड्यूल किया गया है दैट इट विल बी कंप्लीटेड बाय 2022, 2022 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहां पर जो टाइम पीरियड है मैं आपका शुरू कर देता हूं, कोशिश करें इसको 10 सेकंड के अंदर आंसर करने की। लेट मी स्टार्ट द टाइम। चलिए आंसर करिएगा। द गवर्नमेंट हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट आल्सो ऑन दिस ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। और ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है इसको लेकर एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 781 किलोमीटर लंबा जो वेरियस नेशनल हाईवेज हैं जो कि अलग अलग राज्यों से पास करते हैं, उसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। इसके अंदर अपग्रेडेशन का जो काम है वो किया जाएगा। आउट ऑफ द टोटल लेंथ जो कि 781 किलोमीटर है, 287 किलोमीटर के अंदर जो कॉस्ट है वो भी यहां पर बताई गई है कि सिविल कॉस्ट जो है 1664 करोड़ के आसपास लगने वाली है। और एक यहां पर जो लोन एग्रीमेंट है वो भी वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया गया। सो यस, इट विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। और यहां पर अभी जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, आंध्रा से ये जाने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड this is being said that the project will be completed by December 2025. So टारगेट जो ईयर रखा गया वो दिसंबर 2025 का रखा गया, 2022 नहीं है। राज्यों के नाम भी यहां पर गलत दिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए
तो यहाँ पे आंसर ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पुलिस रिफॉर्म को लेकर है और इसमें पूछा है कि 3 कमेटीज के नाम देकर कि इसमें से कौन कौन सी कमेटीज ऐसी है जो कि पुलिस के ऊपर बनी थी या पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बनी थी। फर्स्ट है ट्राइबेरो कमेटी, सेकंड मैलीमत कमेटी, फिर आपकी पद्मनाभ कमेटी। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोच समझ के आंसर करिए कि पुलिस रिफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी कमेटीज बनी है, बिकॉज अभी दोबारा से दिस टॉपिक इज इन द न्यूज, बिकॉज पुलिस रिफॉर्म के बारे में दोबारा से बात जो है वो न्यूज के अंदर करी जा रही है। पुलिस रिफॉर्म्स एम्स टू ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज, कल्चर, पॉलिसीज एज वेल एज द प्रैक्टिसेस ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इट एनविसर्च दैट पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटीज को करे विद रिस्पेक्ट विद द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखकर, रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखकर ही उनको अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है। ये चीज एंश्योर करने की बात करी गई है। इट ऑल्सो एम्स टू इंप्रूव हाउ द पुलिस इंटरैक्ट विद अदर पार्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सेक्टर एज वेल एज विद द पीपल। तो लोगों के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ या फिर दूसरे सिक्योरिटी सेक्टर्स के साथ वो किस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी यहां पर बात करी जा रही है। चलिए ये बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, पुलिस जो है इज इट अ स्टेट सब्जेक्ट और द सेंटर वन? ये क्या यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? वेदर इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट, ये बताएगा। शेड्यूल 7 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से लिस्ट के अंदर आता है? अब मैं आपको यहाँ पे कमेटीज के नाम बताऊंगा। तो यहाँ पे पद्मनाभ कमेटी जो है वो भी इसके ऊपर बनाई गई थी, मैलीमत कमेटी भी इसके ऊपर बनाई गई थी, रवेरो कमेटी जो थी वो भी इसके ऊपर बनाई गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही कमेटीज जो है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है? वो तीनों कमेटी आपके पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। वैसे टाइम पीरियड के साथ भी मैं आपको बता देता हूं, टाइम पीरियड के हिसाब से क्या क्या चीजें आई। सबसे पहले नेशनल पुलिस कमीशन को लेकर आया गया 1977-81 के अंदर। 98 में आपकी रायबैरो कमेटी आती है, फिर आपकी पद्मनाभ कमेटी आती है 2000, 2 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद मैलीमत कमेटी, 3 साल के बाद पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी आती है। 6 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। सेकंड एआरसी 2007 में, जिसमें भी पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई थी। और फाइनली पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2 2015 के अंदर लेकर आई गई थी। ठीक है, तो यहां पर आप जानते हैं कि पुलिस जो है उसको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यूज किया जाता है। देयरफॉर इवन द पॉलिटिकल क्लास डजंट वांट कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, और यहां पर उसे जनता के लिए जो है और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर ऐसा होने लगेगा तो वहां पर पुलिस जो है उसको मिसयूज नहीं किया जा सकेगा, जो कि पिछले काफी सालों से किया जा रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट एक्स हो, गवर्नमेंट वाई हो, गवर्नमेंट जेड हो, जो भी पावर में आता है, दे प्रिफर कि पुलिस जो है वो उनके अंडर ही रहे और उनकी बातें ही सुने, सो दैट दे कुड यूज और मिसयूज इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की जो सीरीज है दैट इज अवेलेबल ऑन exam.netmock.com। 200 डेज की सीरीज भी यहीं पर अवेलेबल है। यू कैन एनरोल इन दी सीरीज अगर आप प्रीलिम्स के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको 200 डेज में मिल जाती है। नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, मिशन यूपीएससी 2022 इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज फॉर यू, बिकॉज यहां पर यू विल बी एबल टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम द एनसीईआरटीज टू द स्टैंडर्ड बुक्स, और इसमें आपको एमसीक्यूज के साथ साथ यू विल आल्सो गेट द क्लास लेक्चर सो दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ड्रैगन फ्रूट को लेकर है। पूछा कि ड्रैगन फ्रूट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। ये इंडिजिनस फ्रूट है इंडिया का, हो सकता है। इट इज हार्डी एंड ग्रोज इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जहां पर अलग अलग तरीके की सोइल होती है, स्पेशली सेमी एरिड और एरिड रीजन के अंदर यू विल बी एबल टू ग्रो इट। मे बी पॉसिबल है। इट प्रिफर्स स्लाइटली एसिडिक सॉइल एंड इट कैन टॉलरेट सम सॉल्ट इन सॉइल ऑल्सो। तो एसिडिक सॉइल को पसंद किया जाता है इसके द्वारा, और यहां पर अगर सॉल्ट भी है सॉइल के अंदर तो भी इट कैन ग्रो। बताएं यहां पर 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। जून 2021 में हमने देखा था इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था अपना पहला कंसाइनमेंट ड्रैगन फ्रूट का, और ये महाराष्ट्र से दुबई में भेजा गया था, और इसे यूएई के लोगों ने एंजॉय किया था। ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं, इट इज इंडिजिनस टू अमेरिका। अमेरिका जो अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पर ये इंडिजिनस है। इट इज अ मेंबर ऑफ कैक्टाई फैमिली, पौधों के अंदर कैक्टाई फैमिली में से ये बिलोंग करता है। इसे पिटाया भी कहते हैं, पिठाया भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी पेयर भी कहते हैं, और क्वीन ऑफ द नाइट या फिर नोबल वुमेन के नाम से भी इसे जाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन इंडिया इसे कमलम भी कहते हैं। इंडिया में लेने जाएंगे तो हो सकता है ड्रैगन फ्रूट समझ में ना आए फ्रूट वाले को, उसे आप कमलम कहिएगा, वो समझ जाएगा और आपको ड्रैगन फ्रूट दे देगा। बट यस, इट इज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया। और जैसे ही पहली स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट करी, बी और डी को एलिमिनेट करें, ठीक है, मींस आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या सी होगा। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट और ए और सी की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट दोनों में है,
तो इट मींस थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी बाय डिफॉल्ट करेक्ट होगी, मतलब एसिडिक सॉइल हो या सोल्ट हो, इसको ये टॉलरेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट विल डिटरमिन वेदर द आंसर इज ए और सी। सो क्या ये हार्डी कंडीशन में सेमी एरिड एंड एरिड रीजन के अंदर उगाया जाता है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसी एरिया के अंदर डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इसे उगाया जा सकता है, और जस्ट लाइक आपके मैनग्रोव्स सोल्ट टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी इसके अंदर होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कुछ इस तरीके से दिखता है ये, और काफी सारे लोगों ने ये भी कहा है कि डेंगू के अंदर भी इसका सेवन किया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स को इंप्रूव करने में ऐसा माना जाता है कि ये इंप्रूव करता है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है एस्ट्रॉइड्स के बारे में। पूछा गया एस्ट्रॉइड्स को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। ये मेजर प्लैनेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और नासा के हिसाब से 9 लाख से ज्यादा इसकी संख्या अभी तक बताई गई है। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं। यहां पर आपको जो एस्ट्रॉइड है उसको लेकर फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, क्योंकि यहां पर एक न्यूज थी एस्ट्रॉइड्स को लेकर, टाइम एंड अगेन स्पेस सेक्टर से इस तरीके की न्यूज आती रहती है। तो यहां पर बात करी जाए एस्ट्रॉइड जो है, इसे मेजर प्लैनेट नहीं कहा जाता, इसे माइनर प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज प्लैनेट के कंपैरिजन में ये काफी छोटे होते हैं। आपने सुना होगा एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर का एस्ट्रॉइड जो है वो अर्थ के पास से होता हुआ जाएगा, जिसे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। और कई बार ये जो जानकारी है वो दी जाती है कि क्या ये धरती के लिए नुकसानदायक रहेगा या नहीं, वेदर इट इज गोइंग टू कोलाइड विद द अर्थ, और अदरवाइज सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड ओवर द न्यूज। तो यहां पर 9 लाख से ज्यादा की संख्या है, क्योंकि साइज छोटा होता है तो ये पॉसिबल भी है, और नासा ने ये जो डेटा है वो दिया है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। द थर्ड क्लासिफिकेशन जो इसके अंदर दी है वो इसमें नियर अर्थ एस्ट्रॉइड होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, न्यूज में सबसे ज्यादा अपीयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, और इसके कंसर्निंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो आंसर तो खैर यहां पर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जो कि एनईए स्काउट के बारे में पूछा गया। एनईए स्काउट एक स्पेसक्राफ्ट है, ये किसको बिलोंग करता है? क्या ये यूएस की नासा का है, इंडिया की इसरो का है, रशिया के रॉसकॉस्मोस का है, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली अनाउंस किया गया है ये जो न्यू स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम रखा गया नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट। एनईए स्काउट में एनईए क्या है? नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट, और एनईए स्काउट हैज कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायर्ड टेस्ट जो उसको दिए गए थे, और सेफली इसे टक कर दिया गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर। ठीक है, तो एसएलएस रॉकेट जो है उसके अंदर इसे डाल दिया गया है, और नासा के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है किसको बिलोंग करता है? नासा को बिलोंग करता है। नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट जो है एनईए स्काउट, इट इज अ मिनिचराइज्ड स्पेसक्राफ्ट, जिसे कि क्यूबसैट भी कहा जाता है। इट इज डेवलप्ड अंडर नासा का जो एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम प्रोग्राम है, एईएस प्रोग्राम कहते हैं, उसके अंतर्गत इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है लून बलून्स को लेकर है। पूछा गया लून बलून्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट, इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। दे आर मेड अप ऑफ कॉमन प्लेस प्लास्टिक पॉलीथिलीन, किसके बने होते हैं वो यहां पर बताया है। दे आर पावर्ड बाय सोलर पैनल्स एंड कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर ऑन द ग्राउंड, तो सोलर पैनल के द्वारा इनको एनर्जी मिलती है, और ग्राउंड के ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। 10 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देता हूं। रिसेंटली यूएस ने प्लान किया था कि इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो क्यूबा के लोगों को दी जाएगी वाया हाई एल्टीट्यूड बलून्स, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इंटरनेट का एक्सेस है वो यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। प्रॉबेबली यूएस चाहता है कि क्यूबा के लोगों को पता चले देश में क्या हो रहा है, उनकी अपनी गवर्नमेंट के बारे में उनको पता चले। और आप जानते हैं आजकल जो रेवोल्यूशंस होते हैं वो यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू ही चलाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके, या फिर इंफॉर्मेशन को डालकर या मिस इंफॉर्मेशन को डालकर। खैर वो जो भी चीज होने वाली है उसके बारे में तो आगे देखेंगे, लेकिन हाँ यूएस का ये प्लान है क्यूबा के लोगों को हाई एल्टीट्यूड बलून्स, क्योंकि अदरवाइज कोई वायर तो लेके जा नहीं सकते, क्यूबा विल नेवर अलाउ इट, बट हाँ ऑन द बॉर्डर ऑफ इट वो क्या करेंगे, मरीन बॉर्डर, क्योंकि क्यूबा की लोकेशन कल हमने देखी थी, दे विल पुट अप हाई एल्टीट्यूड बलून्स, और उसके थ्रू क्यूबा के जो लोग हैं उनको नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। देयर इज एन ऑनगोइंग प्रोटेस्ट इन क्यूबा अगेंस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स, स्कैसिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन, दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल विद द पीपल, और तभी यहां पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर देखने वाली बात तो ये है कि क्योंकि ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करी जा रही लोगों को वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कहा जा रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे काफी पुअर रहा है, तो ऑफ कोर्स क्यूबा और दूसरी कंट्रीज को भी प्रोबेबली अलाउ नहीं करेगा,
टू ब्रिंग मेडिसिन, टू ब्रिंग फूड। सो यहां पर कोशिश करी जाए यूएस के द्वारा कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको और भी कंसोलिडेट किया जाए, और ये कंसोलिडेट होगा जब वहां पर क्या किया जाता है, इस तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। दे लास्ट फॉर वेल ओवर 100 days इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो ये बलून्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रहने वाले हैं, 100 दिन का टाइम इनको मिलेगा, और उसके बाद ये अर्थ के ऊपर वापस आ जाएंगे, और मे बी उसके बाद यूएस मे डिसाइड अगेन वेदर टू सेंड दीज बलून्स अगेन और अदरवाइज। खैर यहां पर यस इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए, बिल्कुल ठीक है। और ये किसके बने हुए हैं, कॉमन प्लेस प्लास्टिक पॉलिथिलीन के बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड यस इसके अंदर क्या होता है, सोलर पैनल्स जो होंगे उसके साथ इसको चार्ज किया जाएगा, सॉफ्टवेयर विल बी अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा वर्किंग इसकी मैंने आपको बता दी कहां पर रहने वाले स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, क्योंकि इस तरीके के जो लून बलून है ये पहले भी भेजे जा चुके हैं। एक प्रोजेक्ट लून जो था ये स्टार्ट किया गया था 2011 के अंदर। आई रिमेंबर इट बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तब ये न्यूज में काफी ज्यादा था, हमने भी इसे अच्छे से पढ़ा था। अभी आपके टाइम पर अलग से इसी से रिलेटेड टॉपिक आया, तो हिस्ट्री जो है आप देख सकते हैं, हिस्ट्री जो है रिपीट्स इटसेल्फ, बट कुछ कुछ चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लून किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अल्फाबेट के द्वारा, गूगल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, या फिर अमेजोन के द्वारा, बताइए। चलिए, सो इट वाज स्टार्टेड इन 2011 बाय अल्फाबेट विच इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, जिसके अंदर काफी सारी दूसरी कंपनीज भी आती है गूगल के साथ साथ। इट वाज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक बलून्स, जिसको कि डिजाइन किया गया था ताकि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा सके, कहां पर, रूरल एंड रिमोट एरियाज में। सो दिस प्रोजेक्ट वर डिजाइन सो दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी वुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल स्टेइंग इन द रूरल एज वेल एज द रिमोट एरियाज। ये जो प्रोजेक्ट था इसे जनवरी 2020 में, अभी मतलब पिछले साल ही इसे शट डाउन किया गया, और कहा गया कि इट वाज नॉट कमर्शियली वायबल, ज्यादा पैसा वैसा इससे नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई शट डाउन का डिसीजन जो था वो अल्फाबेट के द्वारा लिया गया। प्रायर टू द शट डाउन लून बलून्स जो थे उसने काफी सारे लोगों को सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड करी, और सर्विस ने काफी सारे लोगों को हेल्प भी किया। खैर यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट लून के बारे में भी, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें जो है पढ़ा दी है। चलिए लेट्स क्विकली रिवाइज द एंटायर लेक्चर। यहाँ पर जो चीजें हमने डिस्कस करी है उसको रिवाइज करते हैं जल्दी से 2 मिनट में एक्टिव रिविजन में, ताकि यू विल बी एबल टू रिटेन 30% मोर मटेरियल कंपेयर टू अ कैंडिडेट हु इज नॉट रिवाइजिंग, ताकि लंबे समय तक के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप रिटेन करके रख सके। बिकॉज पढ़ने का फायदा तभी है जब आप उसे रिटेन करके एग्जाम में प्रोड्यूस कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। अदरवाइज जो भी चीज पढ़ी है अगर आप उसको याद ही नहीं रख पाएंगे तो उसका पहले ही जगह पर पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा। खैर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था, जल्दी से बताएं क्या क्या चीजें इनके द्वारा करी जाती हैं। देखिए जॉइंट सीटिंग जो ये बुलाते हैं उसको हेड कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। स्पीकर नहीं होंगे तो कौन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होंगे तो कौन करेगा, वहां पर डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे। चेयरमैन बीच में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। 85(1) के अंदर समनिंग करी जाती है, 85(2)(a) के अंदर प्रोरोगेशन करी जाती है, मतलब स्टार्ट ऑफ द हाउस 85(1) के अंदर, टर्मिनेशन ऑफ द हाउस 85(2) के अंदर। ज्वाइंट सीटिंग जो है आर्टिकल 108 के अंदर करी जाती है। लॉन्गेस्ट सेशन आपका बजट सेशन फर्स्ट सेशन होता है, भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका मॉनसून सेशन आता है, दैट इज वर्किंग राइट नाउ, एंड देन यू विल सी द विंटर सेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। चलिए इसके बाद डिस्कशन हुआ था एल्प्स कंट्रीज के बारे में। सो इट इज एक्सपेंडेड टू ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, अल्बेनिया, मॉन्टेनिग्रो, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस। बट ट्रूली अल्पाइन कंट्रीज जो है उसमें स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का नाम आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमने पढ़ा था, रशिया नहीं है इसके अंदर। मैप के ऊपर भी ये मैंने आपको दिखाया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट मंकी बी वायरस, जिसे मंकी बी हर्पीस वायरस भी कहते हैं। सो इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना, और इस तरीके के काफी सारे वायरस जो हैं वो चाइना के द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं। लेट्स सी इसमें आगे खतरे की कितनी बात बनती है। इसके आगे डिस्कशन हुआ था ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर को लेकर। सो इट विल बी स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। यहां पर जो पास ऑन करेगा 781 किलोमीटर लेंथ को अपग्रेडेशन करने का काम जो है दैट विल बी डन इन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के अंदर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के अंदर, यूपी एंड आंध्रा के अंदर ये काम किया जाएगा। एंड इट इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2025, 2025 तक इसे कंप्लीट करने की बात भी रखी गई है यहाँ पर। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, कुछ कमेटीज बनाई गई थी। सो व्हाट वर द नेम द कमेटीज जो कि इसके लिए बनाई गई थी, रायबैरो कमेटी, मलीमत कमेटी, पद्मनाभाई कमेटी जो थी वो यहाँ पर बनाई गई थी। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, मेंस पर्सपेक्टिव से भी हमने, और यहाँ पे पॉलिटिकल क्लास क्यों नहीं चाहती है पुलिस रिफॉर्म्स करना वो भी हमने डिस्कस किया था। खैर यहाँ पे मैंने आपको एक टाइमलाइन जो थी वो भी दिखाई थी। 100 days 200 days की सीरीज अवेलेबल है exam.netmoc.com या netmoc.com पर जाकर आप इसे देख सकते हैं।
चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था नेक्स्ट टॉपिक ड्रैगन फ्रूट को लेकर। अमेरिका का ये इंडिजिनस है, इंडिया का नहीं है, ध्यान रखिएगा। एसिडिक सॉइल जो होती है वो प्रेफर करता है और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट कंटेंट कैन आल्सो बी टॉलरेटेड बाय ड्रैगन फ्रूट, ये ध्यान रखिएगा। इसे पिटाया या पिथाया भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी पेयर भी कहते हैं। इंडिया के अंदर इसे क्या कहा जाता है बताएं? यस, इट इज कॉल्ड कमलम। सो व्हेन यू विल गो टू अ फ्रूट सेलर, वहां पे जाके आपको यही कहना पड़ेगा दैट यू वांट टू बाय कमलम, आपको कमलम चाहिए, तभी उसे समझ में आएगा। ड्रैगन फ्रूट ही मे और मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कंसर्निंग एस्ट्रॉइड। दे आर नॉट द मेजर प्लैनेट्स, दे आर द माइनर प्लैनेट। साइज प्लैनेट के कंपैरिजन में छोटा होता है, 9 लाख से ज्यादा है। एंड द नियर अर्थ एस्ट्रॉइड आर द मोस्ट कंसर्निंग वन। सबसे ज्यादा जो चिंता होती है, जो न्यूज आती है, वो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड को लेकर ही आती है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एनईए स्काउट के बारे में। एनईए स्काउट इज अ स्पेसक्राफ्ट दैट बिलोंग्स टू नासा, और नासा ने अनाउंस किया था इस मिनिएचराइज्ड स्पेसक्राफ्ट के बारे में डिस्कशन किया था, और एईएस एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम प्रोग्राम के अंदर इसे बनाया गया था। सो इट इज डेवलप्ड अंडर नासाज एडवांस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स प्रोग्राम। Then question number 9 में we discussed about a new thing which was loon balloons. So यहाँ पे we discussed about US as well as Cuba high altitude balloons के द्वारा यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा रही है, और इसके अंदर प्लास्टिक पॉलीथिलीन इस्तेमाल किया जाएगा। There will be solar panels to provide the necessary energy as well as software will be working on the ground. नीचे सॉफ्टवेयर रहेगा, ऊपर सोलर पैनल्स रहेंगे जो कि यहाँ पे इसे चार्ज अप करके रखेंगे। 100 दिन के बाद स्ट्रेटोस्फेयर से ये वापस आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, लास्ट में डिस्कशन हुआ था प्रोजेक्ट लून के बारे में। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2011 एंड इट वाज ड्रॉप डाउन और विड्रॉन इन 2020। 2011 में शुरू किया गया था, 2020 में खत्म कर दिया गया, बिकॉज कहा गया कि ये कमर्शियली वायबल नहीं है उतना ज्यादा। अल्फाबेट के द्वारा इसे शुरू किया गया था। गूगल इज द सब कंपोनेंट ऑफ अल्फाबेट, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसने काफी सारे लोगों की जो है हेल्प भी करी। सर्विस जो है उसने वायरलेस कम्युनिकेशन पोर्टो रिको के अंदर भी प्रोवाइड किया था, जब हरिकेन मरिया ने वहां पर इंपैक्ट डाला था अपना। खैर, करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 जुलाई पर पहुंच चुके हैं, और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसे हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं इसमें 97th अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे, देन डिस्कशन लोकपाल को लेकर होगा, कापू कम्युनिटी के बारे में जानेंगे, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में, मैग्लेव ट्रेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, वीरभद्र टेम्पल को डिस्कस करते हुए नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एक स्माइल स्कीम के बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा, ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हुए फाइनली स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, जो आपका ईद 50 का कोड था वो कल अप्लाई किया गया था, और इसे आप लोगों ने कहा कि 24 आवर्स के लिए प्लीज एक्सपेंड करिए, तो इसके जो एक्सटेंशन है आज के लिए रहेगी। तो आज आप ईद 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। जो भी सीरीज, चाहे वो 50 डेज की हो, 100 डेज की, 200 डेज की, या फिर 2022 की आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट आप यहां पर लेकर चलेंगे, क्योंकि 6 या 6 से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। अगर इससे कम भी स्कोर होता है इवन देन इट इज एक्सेप्टेबल, बट हाँ, अपनी गलती देखकर उसे इंप्रूव जरूर कर लीजिएगा। सो यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स ही रखी गई है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट 97th अमेंडमेंट। ठीक है, 97th अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है? क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है, विमेन रिजर्वेशन से रिलेट करता है, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस को बनाने से रिलेट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, आप कोशिश करें इसे विद इन 10 सेकंड्स के अंदर आंसर करने की। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 2013 की एक जजमेंट थी गुजरात हाई कोर्ट की, उसे अपहेल्ड किया, और सर्टेन प्रोविजन जो थे 97th अमेंडमेंट की जो 2011 में आई थी उसको यहां पे स्ट्रक डाउन किया है। पार्ट 9 भी इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 97वीं अमेंडमेंट के द्वारा। सो पार्ट 9B was introduced through the 97th amendment which dictated the terms for running cooperative society. So it is associated with cooperative society। किससे रिलेट करता है ये? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है। इस प्रोविजन में द प्रोविजन इन दिस अमेंडमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट विदाउट गेटिंग द रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिक्वायरमेंट थी। ये चीज भी इसमें मेंशन करी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर 97th अमेंडमेंट अभी न्यूज में थी, इसी वजह से इसके बारे में डिस्कशन हमने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी से आगे बढ़ते हुए। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो है 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है ये स्वीडन से लिया गया है।
तो जो लोकपाल का हमारा एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं अपने देश के अंदर, वो पहले स्वीडन में हुआ करता था, अभी भी है वहां पर, और हमने उसे बोरो किया है। सेकंड, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का एक सिग्नेटरी भी है। ये भी हो सकता है कि हम सिग्नेटरी हो, ये भी हो सकता है कि हम सिग्नेटरी ना हो। थर्ड स्टेटमेंट कहती है लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। लोकपाल क्या है? एक मल्टी मेंबर बॉडी है और इसके अंदर मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करें, फिर करेंगे डिस्कशन। रिसेंटली हुआ क्या, एक आरटीआई के रिप्लाई में इसे रिवील किया गया कि सेंटर के पास अभी भी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो है वो यहां पर लोकपाल के अंदर अपॉइंट नहीं किया गया। मोर देन 2 years हो चुके हैं आफ्टर द लोकपाल केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को लेकर कल भी हमने डिस्कशन किया था, तो आरटीआई के जवाब में भी यहां पर बताया गया कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अभी अपॉइंट करा जाना बाकी है। कॉन्सेप्ट जो है आपके ओम्बड्समैन का, ये कहां से लिया गया? यस, इट कम्स फ्रॉम स्वीडन। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। एंड यस, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिसके लिए करप्शन को खत्म करने के लिए ही तो, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही तो जो कॉन्सेप्ट है लोकपाल का, लोकायुक्त का, उसे लेकर आया गया था। अगर आपको याद हो 2011 के अंदर अन्ना हजारे की हेल्प से और उनकी लीडरशिप के अंदर ये पूरा जो मूवमेंट छिड़ा था, जिसके बाद हमने देखा कि जो सरकारें तक थी वो भी बदल गई और कुछ नई सरकारें हमें दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली। तो यहां पर उसके बाद 2013 के अंदर आपका जो लोकपाल एक्ट है वो आया और उसके बाद यहां पर लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाना शुरू किया। चलिए, इंडिया जो है सिग्नेटरी है, ये भी मैंने आपको बता दिया, सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। एंड यस, लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे लोकपाल लोकायुक्ता से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इज रिसेंटली गिवन 10% रिजर्वेशन टू कापू कम्युनिटी एंड ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे कापू कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को कौन सी सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने यहाँ पर अभी 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया है? गवर्नमेंट ने बेसिकली 10% का रिजर्वेशन जो है कापू कम्युनिटी के लिए और इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन के लिए यहां पर डिक्लेयर किया है फॉर द अपॉइंटमेंट्स इन द इनिशियल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकारें जो होती है वहां पर जो नौकरियां होती है इनिशियल लेवल पे इनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये डिक्लेरेशन दी गई है किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस कापू कम्युनिटी कहां से बिलोंग करती है, कहां पे रिजर्वेशन दिया गया है, किस एरिया के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। कापूस जो है दे आर प्राइमरली agrarian and agriculture community that is based in Andhra and Telangana region। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि वो कहां से माइग्रेट हुए हैं? गेंजेटिक प्लेन से माइग्रेट हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है that they entered what is present day तेलंगाना, वहां पर उन्होंने एंट्री करी और इसमें आंध्र प्रदेश के अंदर भी कापू कम्युनिटी जो है वो पाई जाती है। चलिए, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया है? सो इंडिया इक्वालिटी रिपोर्ट, इज इट रिलीज बाय ऑक्सफैम? मे बी। व्हाट अबाउट ग्रीन पीस, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वल? तो यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। रिपोर्ट को टाइटल किया गया है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया ये आपको बताना है, क्योंकि इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बारे में बताया कि हेल्थ सेक्टर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं, कैसे डिस्प्रपोर्शनेटली ये अफेक्ट करती है हेल्थ आउटकम्स को भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो हमारे देश के अंदर एब्सेंट है। द रिपोर्ट सजेस्टेड कि स्टेट्स व्हिच आर अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज एंड विद हायर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ had lower confirmed cases of COVID-19। तो यहां पर जो राज्य ऐसे हैं जिनके यहां पर क्या है, जिनके यहां पर हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज कम है, वहां पर कोविड-19 के जो केसेस है वो भी कम आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जो राज्य सरकारें सही तरीके से पहले से ही हेल्थ सेक्टर के अंदर काम कर रही थी, वहां पर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम निकल कर आ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, इसे ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा रादर इसे लेकर आया गया है। सो रिपोर्ट का जो टाइटल है वो भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लाई गई है वो भी आपको पता होना चाहिए, और क्या चीज इसमें आउटकम के तौर पे बताया गया वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सफैम इंडिया, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैगलेव ट्रेन्स। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बना हुआ है। मैगलेव ट्रेन्स को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए, आपसे पूछे बताइए करेक्ट क्या है। तो टॉपिक को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे करिएगा, जो टॉपिक है मेन टॉपिक उसे आप अंडरलाइन करिएगा, राइट। उसके बाद जो चीज पूछी गई है करेक्ट या इनकरेक्ट, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सर्कल में डालिएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या टॉपिक है और क्या पूछा गया। ठीक है, क्या टॉपिक है और क्या पूछा गया। द ट्रेन
जो है दैट फिल्स द स्पीड गैप बिटवीन एविएशन एंड हाई स्पीड ट्रेन्स। तो एक जगह एविएशन है, मतलब आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, उनकी स्पीड काफी हजारों किलोमीटर पर आवर्स में होती है, काफी तेज स्पीड होती है। फिर आपकी बुलेट ट्रेन्स या फिर हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, उनकी भी स्पीड जो है 700 kmph 500 kmph, काफी ज्यादा स्पीड उनकी होती है। तो ये जो है मैगलेव ट्रेन्स ये समवेयर इन बिटवीन फॉल करती है, ऐसा स्टेटमेंट कह रही है। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन्स डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद द रेल ट्रैक। इसके अंदर जो ट्रेन होती है और जो नीचे ट्रैक होता है, उन दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं होता है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट दे प्रोड्यूस मोर नॉइज। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा नॉइज को प्रोड्यूस करती है। 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के आंसर करिएगा। नई मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है दैट इज मेड इट्स पब्लिक डेब्यू कहां पर? कोस्टल सिटी किंगडाओ के अंदर, चाइना के ईस्ट शैनडोंग प्रोविंस के अंदर जो मैगलेव ट्रेन है ये आ चुकी है। देखिए टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। आई रिमेंबर आज से अराउंड आई थिंक ईयर 2000 की बात होगी, तब भी डिस्कवरी चैनल के ऊपर मैगलेव ट्रेन्स के बारे में बताया जाता था। आई रिमेंबर दैट आई वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट, और ये 2000 या 2001 ही होगा जब इसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। और वहां से मुझे याद है कि जब ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, वहां बताया जा रहा था दीज मैगलेव ट्रेन्स जो है ये आपके मैग्नेटिक बेसिस पे काम करती हैं, और इसमें ये जो ट्रेन्स है रेल ट्रैक के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई 2 से 3 इंच की ऊंचाई के ऊपर चलती हैं, और यहां पर रेल ट्रैक को टच नहीं करती। देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रेन एज वेल एज द रेल ट्रैक एज लॉन्ग एज द ट्रेन इज रनिंग। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट हो जाती है। और इसके अंदर ट्रेन जो है स्पीड काफी ज्यादा इसकी रहने वाली है, और बताया जा रहा है कि इसे 2016 में वैसे लॉन्च किया गया था हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन प्रोजेक्ट को, और तब इसकी जो स्पीड जो लाई गई थी टॉप स्पीड 600 kmph के आसपास की थी, और काफी सक्सेसफुल टेस्टिंग जो थी वो इसके ऊपर 2020 के अंदर भी करी गई, और अभी इसे रिसेंटली चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया। ट्रेन जो है जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं जिसमें आपकी हजारों kmph की स्पीड होती है, हाई स्पीड ट्रेन मान लीजिए 400-500 kmph की, यहाँ पे इसकी स्पीड 600-700 के आसपास की मैगलेव की रहने वाली है। तो दोनों के बीच का जो गैप है उसको फिल करती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब देखिए ट्रेन में से आवाज कब आती है? अगर आप वैसे इंडियन रेलवेज में भी बैठे होंगे, आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के ऊपर जब रेल चल रही होती है तो ट्रैक के साथ जो उसका कांटेक्ट होता है उसी की वजह से आवाज आती है, राइट। लेकिन यहां पर तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब वो जो ट्रेन है वो चली हवा में रही है तो वहां पर बहुत कम नॉइज जो है इसके अंदर जनरेट होती है, नॉइज ज्यादा नहीं होती। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट आपकी जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है वीरभद्र टेम्पल के बारे में पूछा गया। वीरभद्र टेम्पल कहां पर लोकेट करता है? इज इट इन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? 10 सेकंड्स का टाइम जो है वो मैं आपको देता हूं। मिनिस्टर फॉर कल्चर जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि 3 मॉन्यूमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर राज्य के, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कैसे? आदर्श स्मारक के तौर पे, ठीक है। तो आइडियल स्मारक जो है उसके तौर पे इनको चूज किया गया फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज, वहां पर वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, ताकि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो लोग यहाँ पे अलग अलग देशों से आते हैं उनको हेल्प मिल सके, ब्रेल साइनेज ताकि जो दिव्यांग जन हैं उनको भी हेल्प मिल सके, इल्यूमिनेशन, ये सब फैसिलिटीज जो है यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये जो 3 सेंटर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें से वीरभद्र टेम्पल भी एक है जो कि कहां पर लोकेट करता है? इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड दिस इज कंसिडर्ड एज नाउ वन ऑफ द आदर्श स्मारक बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 मॉन्यूमेंट्स होते हैं। इसके अंदर मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा जो आपका डिस्ट्रिक्ट गुंटूर है यहाँ पर आता है, एक आपका बुद्धिस्ट रिमेन्स है, और ये है आपका श्रीउंधाम डिस्ट्रिक्ट श्रीकुलम के अंदर, और तीसरा आपका हो गया वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये तीनों को यहाँ पर आदर्श स्मारक बनाने की बात करी गई है। नाम इनके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको तीनों नाम जो है वो यहाँ पर पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। एनएचएम जो है आजकल काफी न्यूज में आ रहा है दोबारा से, तो इसी वजह से एक क्वेश्चन और इसके ऊपर बनाया गया है। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कि इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, पॉसिबल है, और इसके अंदर एनआरएचएम एंड एनयूएचएम को सबस्यूम किया गया है। तो 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेट्स सी आप इसको कर पाते हैं या नहीं, फिर डिस्कस करेंगे इसके करेक्ट आंसर के बारे में भी। तो जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है, यस, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, और नेशनल आपका रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन जो है दोनों को मिलाकर ही नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसको लेकर आया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन जानने वाली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो डेटा यहाँ पर मैंने दिया है, इस स्लाइड को अच्छे से कर लीजिएगा। जो हमने एमएमआर आईएमआर के जो टारगेट्स रखे हैं, टीएफआर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया के अंदर 2.2 है, ये 2.1 तक पहुंचने वाला है। आईएमआर जो है 25/1000 लाइव बर्थ, एमएमआर 1/1000 का टारगेट रखा हुआ है। तो ये सारे टारगेट्स जो है बेसिकली आपको
पता होने चाहिए, आइडियाज के बारे में होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में ये चीजें पूछी जाए आप उसका आंसर कर पाए। क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर चाहें तो अपने रूम में भी लगा सकते हैं, कुछ दिन रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, फिर ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि स्माइल स्कीम के बारे में पूछा गया। स्माइल स्कीम जो है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट करी गई है? क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, सोशल जस्टिस के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा, या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा? 10 सेकेंड्स का जो टाइम है वो मैं आपका शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करें। जो स्माइल स्कीम है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा लेकर आई गई है? देखिए जो मंत्रालय है, नाम मैं अभी आपको बता देता हूं, वैसे आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे ही दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फॉर्मुलेट करिए स्माइल स्कीम। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल एंगेज्ड इन बेगिंग। जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं उनको यहां पर हेल्प देने की बात करिए, उनको रिहैबिलिटेशन करने की बात करी है। तो यहां पे काफी अच्छा कदम जो है वो यहां पर सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा उठाया गया है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड, ताकि उनको कोई काम दिलाया जा सके। आप देखेंगे एक चेंज, एक बदलाव तो हमें देखने को मिल रहा है। पहले आपको ट्रैफिक लाइट के पास काफी सारे लोग भीख मांगते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज आपको वही लोग जो है कोई ना कोई छोटा मोटा सामान जो है वो बेचते हुए दिखाई देंगे। तो रिहैबिलिटेशन जो है वो करना जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा इसका। तो स्माइल स्कीम जो है किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इट्स अ न्यू स्कीम आफ्टर द मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, जो कि पहले बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए एग्जिस्ट करती थी। स्कीम प्रोवाइड करती है फॉर द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स, जो कि यहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि राज्य सरकारों के पास होते हैं, यूटी गवर्नमेंट्स के पास होते हैं, ताकि लोगों को हेल्प करी जा सके। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर होम, उस केस में क्या किया जाएगा? जब शेल्टर होम अवेलेबल नहीं है, न्यू डेडिकेटेड शेल्टर होम्स जो है उनको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि टारगेट्स को लेकर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑफशोर विंड एनर्जी? ऑफशोर विंड एनर्जी को लेकर यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए गए हैं इंडिया के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल सोलर एनर्जी पे तो बहुत ज्यादा ध्यान है, लेकिन विंड एनर्जी कहीं ना कहीं पीछे हटता जा रहा है। लेकिन यूपीएससी कई बार ऐसे ही चीजों को पकड़ता है जो कि ज्यादा न्यूज में नहीं होते, क्योंकि वो कैंडिडेट्स काफी बार इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे इंडिया का टारगेट है कि हमें 5 गीगावाट जो है ऑफशोर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करना है 2022 तक, हो सकता है। हमारा 30 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, ये भी हो सकता है। इंडिया कैन जनरेट 127 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी विद इट्स 7600 से ज्यादा जो हमारी कोस्ट लाइन है। सो यू नो दैट वी हैव अ बिग कोस्ट लाइन, जो हमारा पूरा डेक्कन प्लेटू से नीचे का आपका कोस्ट लाइन है, और सदर्न इंडिया है, वो आपका पूरा पेनिनसुलर रीजन जो है वहां पे कोस्ट लाइन हमारी काफी बड़ी है। उसको इस्तेमाल करते हुए 127 गीगावाट जो है वो यहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। सोच समझ के आंसर करें। विंड एनर्जी की बात करें, आज के टाइम में 2 डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी ऑनशोर और एक आपकी होती है ऑफशोर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनशोर एंड ऑफशोर, आज हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑफशोर की कर रहे हैं। और ये जो ऑफशोर विंड फार्म्स हैं, दे आर इंस्टॉल्ड इन द बॉडीज ऑफ वाटर। तो वाटर बॉडीज जो होती हैं वहां पर ये लोकेट करते हैं। वैसे आपने जमीन के ऊपर तो कई बार मूवीज में भी देखे होंगे, जिसमें आपकी, जिसको आप पवन चक्की कहते हैं, बेसिकली जो आपकी विंड टर्बाइंस होती हैं वो जमीन के ऊपर लगाई जाती हैं, और हवा का यूज करते हुए इसमें क्या किया जाता है? एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। वैसे मैं अभी आपको ऑफशोर विंड के बारे में भी बताऊंगा और एक मूवी के बारे में भी बताऊंगा, इसी विंड एनर्जी से रिलेट करती है। क्या हमारा 5 गीगावाट टारगेट है 2022 तक? बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। 30 गीगावाट बाय 2030, 30 मिला लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। और यस, हमारी जो पोटेंशियल है, वी कैन जनरेट 127 गीगावाट, बिकॉज हमारे पास काफी बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो अवेलेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए ऑफशोर में ऐसा होता है, पानी के अंदर जो आपकी विंड टर्बाइंस होती हैं वो लगाई जाती हैं, और इसके ऊपर एक काफी अच्छी मूवी भी, आई सॉ दिस मूवी लाइक फ्यू वीक्स बैक, द बॉय हु हार्नेस द विंड। काफी अच्छी है, रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और काफी मोटिवेटिंग भी है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे जरूर देख लीजिएगा। इसमें विंड एनर्जी के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं, और ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली एक विंड टर्बाइन क्रिएट करते हैं अपने गांव के अंदर, और उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। अदरवाइज वहां की जो भी गवर्नमेंट होती है वो भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होती है। सूखा पड़ा हुआ होता है और कई बार तो काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो इस तरीके से ये लोग अपनी खेती नहीं कर पा रहे होते हैं। और इसके बाद ये जो विंड टर्बाइन सक्सेसफुली बनाई जाती है, उसके बाद जो गांव होता है उसकी पूरा एक, आप कह सकते हैं कि जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। काफी मोटिवेटिंग भी लगेगी, और
यहाँ पे ये जो इसमें मेन कैरेक्टर है, इनको एजुकेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरीके से ये एजुकेशन को लेते हैं, कैसे खुद बुक्स पढ़कर इसको क्रिएट करते हैं, वो अपने आप में इट्स रियली रियली मोटिवेटिंग। तो जरूर देखिएगा जब भी आपको इसके बारे में टाइम मिलता है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज एक्सटेंडेड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू द ईयर 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है इसको 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है, हो सकता है। देन सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल। तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए इसे लेकर आया गया था। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करेंगे इसको लेकर एक डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली वैसे ये आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोबारा से न्यूज में थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको बेसिकली एक्सटेंड किया है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन किया गया है दैट इज डन टिल 2025, 2025 तक के लिए एक्सटेंशन जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को दे दिया गया है। एंड यस, इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2016, 2016 के अंदर से लॉन्च किया गया था ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रास रूट लेवल के ऊपर बढ़ाया जा सके। यहाँ पे लेवरेज करने की कोशिश करी जाती है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अंडरसर्व्ड सेक्टर्स होते हैं वहां तक पहुंचा जाए और यहाँ पे SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं फिलहाल आपकी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो ईयर दिया गया 2025 तक एक्सटेंशन है, 2016 में शुरू किया गया था। तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है। जल्दी से अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे एक्टिवली रिवाइज करेंगे 2 मिनट के अंदर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल कर पाए एग्जाम के अंदर। तो जब भी आपको रिवीजन का मौका मिलता है उसको मत छोड़िएगा, यहाँ तो 2 मिनट की रिवीजन करनी ही है, अदरवाइज भी रिवीजन आप टाइम टू टाइम करते रहिएगा। जल्दी से मुझे बताएं, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, 97th अमेंडमेंट किससे रिलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की जो गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसे अपहेल्ड किया है और कुछ ऐसे प्रोविजन जो उसको स्ट्रक डाउन किया है जो कि 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थे। ठीक है, अभी वैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है काफी न्यूज में है अपने मंत्रालय को लेकर भी, इसी वजह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहां से ज्यादा हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लोकपाल के बारे में डिस्कशन किया था। ओम्बड्समैन है, कॉन्सेप्ट कहां से आया, कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। एंड यस, इंडिया इज आल्सो अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। कितने मेंबर होते हैं इस पूरी बॉडी के अंदर, सो लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, देयर इज अ चेयरपर्सन होते हैं इसमें, एंड मैक्सिमम जो है 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसको कि सिलेक्ट कमेटी जो होती है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन सीजीआई या सीजीआई के द्वारा अपॉइंट करे गए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। आरटीए के रिप्लाई में बताया गया था, क्या चीज बताई गई थी, इन वन ऑफ द आरटीए रिप्लाईज इट इज सेड दैट द डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी इज मिसिंग। डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी मिस है, मिस इन द सेंस कि उनको अपॉइंट ही नहीं किया गया, दैट सीट इज वेकेंट। ठीक है, तो वहां पे उस वैकेंसी को फिल करना है, उसको लेकर बात जो है वो करी गई थी। देन हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था इसके बाद 10% रिजर्वेशन को लेके, दैट इज गिवन टू कापू कम्युनिटी एज वेल एज टू ईडब्ल्यूएस, एंड दिस रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कापू कम्युनिटी जो कि एक एग्रेरियन कम्युनिटी है, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 10% का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था विच वाज क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा इसे लेकर आया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो किया था क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम गए थे, जहां पे हमने मैगलेव ट्रेन्स के बारे में देखा था। कहां पर लॉन्च किया जा रहा है, जल्दी से बताएं इसे। सो ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक के साथ कांटेक्ट नहीं बनाती है, हवा में ही रहती है, एंड यस यहाँ पे इसी वजह से आवाज भी कम होती है, स्पीड काफी ज्यादा, हाई स्पीड ट्रेन से भी ज्यादा इसकी स्पीड होती है। चाइना के अंदर अभी इसे लेकर आया जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके 850 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट, जो कि आपको वेरियस सीरीज के ऊपर मिल जाएगा और ये आज के लिए ही आपके पास अवेलेबल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में वीरभद्र टेम्पल के बारे में देखा था, कहां पर लोकेट करता है, और 2 और जो लोकेशंस थी उसके नाम भी बताएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कहा गया है कि इनको आदर्श स्मारक जो है उसका दर्जा दिया जाएगा। वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल साइनेजेस, ऑल दीज फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड। ये सभी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करी जाएंगी इन सेंटर्स के अंदर। फिर हमने डिस्कशन किया था नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, 2013 में लॉन्च किया गया, एंड यस इट सबस्यूम 2 डिफरेंट स्कीम्स, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसको सबस्यूम इसके द्वारा कर लिया गया था और 2013 में इसको लेकर आया गया था। दिस पर्टिकुलर स्लाइड
कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ डेटा। तो ये डेटा जो है आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्माइल स्कीम किसके द्वारा लेकर आई गई थी, जल्दी से बताएं। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा पैसा जो है सेंटर अपना यहाँ पर देने वाला है और इसमें रिहैबिलिटेशन जो वो किया जाएगा। जो शेल्टर होम्स है वो बनाए जाएंगे राज्यों के अंदर, ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बना दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसे लेकर आया गया है, ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस अबाउट विंड एनर्जी, जिसमें हमारा जो टारगेट है 5 गीगावाट का है 2022 तक, मतलब अगले साल तक 5 गीगावाट, 2030 तक 30 गीगावाट। अदरवाइज हमारी जो पोटेंशियल है 127 गीगावाट की है। ऑफशोर ऑनशोर दो तरीके के होते हैं, ऑफशोर कुछ इस तरीके से होता है पानी के अंदर, ऑनशोर कुछ इस तरीके से होता है जमीन के ऊपर, ठीक है। इससे एनर्जी जो है वो जनरेट करी जाती है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है लेकर आई गई थी 2016 के अंदर, और कब तक का एक्सटेंशन दिया गया इसे, 2025 तक का। इसमें कोशिश करी जाती है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप जो है बढ़ाया जा सके और अंडर सर्व सेक्टर जो है और लोग जो हैं उनको, खासतौर पर SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 23 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है MCQ के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज। आकाश NG मिसाइल के बारे में जानेंगे। MPATGM क्या है इसको डिस्कस करते हुए पैगासस को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। H5N1 को लेकर भी डिस्कशन होगा। वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस को डिस्कस करते हुए कंट्रीज जो कि लेबनान के बॉर्डर को टच करती है वो देखेंगे। चाइना और ताइवान को लेकर एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड न्यूज में था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव को डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे टॉक्स अबाउट हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव इंक्लूडेड अंडर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत किसको ऐड किया गया है? क्या ग्वालियर को ऐड किया है, ओरछा को ऐड किया है, पन्ना को ऐड किया है? आपका टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। रिसेंटली मध्य प्रदेश से कुछ सिटीज को यहाँ पर ऐड किया गया है, तभी ये क्वेश्चन जो है बनाया गया। हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया है, लेकिन ज्यादा कुछ हेल्प मिलेगी नहीं उससे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लोकेशंस दी हैं वो मध्य प्रदेश की ही दी हैं। तो यहाँ पर जो ग्वालियर है और ओरछा, इसको ऐड किया गया है यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंडर में, ठीक है। अब ये स्टार्ट हुआ था 2011 के अंदर फॉर द इंक्लूसिव एंड वेल प्लान डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली कहा जाता है कि जो ऐसी आपकी सिटीज है जहां पर आपकी जिसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, हेरिटेज की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, डेवलपमेंट तो वहां पर भी होगा, लेकिन हमें क्या करना है, डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते हैं, डेवलपमेंट और हेरिटेज दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ग्वालियर जो है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, राइट। तो ग्वालियर ओरछा दो ऐसी यहाँ पे लोकेशंस जो हैं उनको इसमें रखा गया है, किसके अंदर, हिस्टोरिक अर्बन लैंड्सकेप प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना है, साथ ही साथ वेल प्लान डेवलपमेंट जो है ये यहां पर करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ना ही हम हेरिटेज को लूज कर सकते हैं ना ही डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। तो यहां पर चलते हैं, इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली लॉन्च किया यूनेस्को का हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ग्वालियर और ओरछा के लिए, और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसके बारे में बताया। अब साउथ एशिया के अंदर 6 सिटीज है यहाँ पर, इसमें अजमेर भी है, वाराणसी जो है ये भी इंडिया की है। दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। तो अजमेर और वाराणसी तो ऑलरेडी इसमें थे, अब ग्वालियर और ओरछा को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। ओरछा एंड ग्वालियर जो है दे हैव बीन इंक्लूडेड एज द 7th एंड 8th सिटीज, क्योंकि ऑलरेडी साउथ एशिया के अंदर 6 सिटीज इसमें एग्जिस्ट करती है। द सिटीज विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल रहेगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा और यूनेस्को का भी रोल रहेगा, ताकि इन सिटीज को डेवलप किया जा सके। हिस्टोरिकली तो प्रिजर्व करना ही है, अदरवाइज भी डेवलप किया जा सके, और MP टूरिज्म जो है उसको भी यहां पर कहीं ना कहीं नया फिलिप जो है वो मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आकाश NG को लेकर है। पूछा गया आकाश NG को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो इसकी रेंज जो है 60 किलोमीटर है आकाश NG की, हो सकता है। इट कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 5 मैक, 5 मैक की स्पीड के ऊपर ये फ्लाई कर सकती है। 10 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से आंसर करें। जो ये मिसाइल सिस्टम है इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की DRDL एक लैब है हैदराबाद के अंदर, उसके साथ कोलैबोरेट करके ये डेवलप किया गया है। न्यू वर्जन है, क्योंकि आकाश मिसाइल तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। आकाश NG जो है ये इसका नया वर्जन है, दैट कैन स्ट्राइक द टारगेट्स अप टू 60 किलोमीटर। तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है, द रेंज इज 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। सो स्पीड इज मैक 2.5, तो यहाँ पे जो ध्वनि की तीव्रता होती है, स्पीड ऑफ साउंड से 2.5 टाइम्स
ज्यादा इसकी स्पीड जो बताई जाती है। सो इट इज नॉट 5 मैक, इट इज 2.5 मैक, ध्यान रखिएगा। द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल जो है दैट विल प्रूव टू बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो यहां पर आंसर तो आपका ए हो जाएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आकाश मिसाइल जो है वो किस तरीके की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, या एयर टू एयर मिसाइल है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स। पुराने लेक्चर्स में हमने आकाश मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया था और वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चलिए चलते हैं आकाश मिसाइल से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि MPATGM के बारे में पूछ रहा है कि MPATGM क्या है आखिर, ठीक है? क्या ये कोई टैंक है? इज इट अ मिसाइल? इज इट अ फाइटर जेट? और इज इट अ ड्रोन? क्या ये ड्रोन है, फाइटर जेट है, मिसाइल है, या फिर किसी तरीके का टैंक है? DRDO अभी न्यूज में था इसको लेकर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है? तो यहां पे जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मैन पोर्टेबल, MP मतलब मैन पोर्टेबल, AT मतलब एंटी टैंक, GM मतलब गाइडेड मिसाइल, ठीक है? सो इट इज अ मिसाइल बेसिकली। आंसर क्या हो जाएगा? B विल बी द करेक्ट आंसर। दिस मिसाइल इज इनकॉर्पोरेटेड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट मिनिचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर अलोंग विद एडवांस एवियोनिक्स। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारा इंडिजिनस इमेजिंग सीकर है उसके साथ मिलाया गया है, वो फीचर इसके अंदर बेसिकली डाला गया है। जो ये मैन पोर्टेबल मिसाइल है दैट इज लॉन्च्ड यूजिंग अ ट्राइपॉड, और अभी इसे ट्राइपॉड से टेस्ट किया गया था। मैक्सिमम रेंज इसकी 2.5 किलोमीटर है और वेट जो है लेस देन 50 kg, तो काफी हल्की मिसाइल है कंपेयर टू अदर मिसाइल। कंट्रोल फ्लाइट टेस्ट जो है वो भी यहां पर सक्सेसफुली इसके ऊपर किया जा चुका है, तो ये भी यहां पर आंसर हो जाता है MPATGM को लेकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि पेगासस को लेकर आजकल तो काफी न्यूज में है पेगासस। तो पेगासस क्या है? इज इट अ स्पाईवेयर? इज इट अ कॉन्स्टलेशन? इज इट अ मिसाइल? और बोथ A एंड B। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप 10 सेकंड में इसके आंसर करने की कोशिश करिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। वैसे तो न्यूज में आपने देख ही लिया होगा ये क्या है। चलिए, पेगासस दैट वी ऑल नो नाउ दैट इट इज अ स्पाईवेयर, जो कि ईव्सड्रॉपिंग के लिए, स्पाई करने के लिए एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर है, जो कि मोबाइल को हैक कर सकता है या फिर लैपटॉप के अंदर ट्रोजन हॉर्स की तरह रखा जा सकता है, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी किया जा सके। तो स्पाईवेयर तो यहां पर करेक्ट हो जाता है, बट इट इज अ कॉन्स्टलेशन एज वेल। पेगासस जो है एक कॉन्स्टलेशन भी है, ध्यान रखिएगा। सो पेगासस एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है जो कि नॉर्दर्न स्काई में पाया जाता है, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर अ विंग्ड हॉर्स, एक विंग्ड हॉर्स के नाम पर जो ग्रीक माइथोलॉजी में पाया जाता था उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। दिस कॉन्स्टलेशन इज वन ऑफ द older one known in the night sky, and it is one of the 48 constellation listed by the 2nd century astronomer Ptolemy। तो टॉलमी जो 2nd century astronomer थे उनके द्वारा काफी सारे कॉन्स्टलेशन को नाम दिया गया, और उसमें से एक कॉन्स्टलेशन का नाम जो था वो ग्रीक जो आपका वर्ड है पेगासस उसके ऊपर भी रखा गया, विच इज अ फ्लाइंग हॉर्स, ठीक है? तो यस, यहाँ पे स्पाईवेयर तो सभी को पता था, लेकिन कॉन्स्टलेशन भी है। आंसर क्या हो जाएगा? D। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, तो काफी सारे लोगों ने A आंसर किया हो, तभी ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाया ताकि ये चीज तो सभी को पता होगी एग्जाम में कि इट इज अ स्पाईवेयर, लेकिन ये चीज भी पता होनी चाहिए, न्यूज में मेंशन किया गया था दैट इट इज अ कॉन्स्टलेशन एज वेल, ठीक है? चलिए चलते हैं, और पेगासस का वैसे मतलब ये फ्लाइंग विंग्ड हॉर्स ही होता है, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि H5N1 को लेकर है। पूछा गया H5N1 कैन अफेक्ट, H5N1 जो है वो किसको अफेक्ट कर सकता है, आपको बताना है कौन सा यहां पर करेक्ट है। तो H5N1 जो है चिकन्स को इंपैक्ट करता है, पिग्स को कर सकता है, टाइगर को कर सकता है, या कैट्स को कर सकता है। 10 सेकेंड्स का टाइम शुरू कर देता हूं। रिसेंटली जुलाई 21 की बात है, न्यूज में थोड़ा सा लेट आया, बाद में आया। 11 ईयर ओल्ड बॉय जो है उसकी डेथ हुई H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से दिल्ली में। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड डेथ ड्यू टू द बर्ड फ्लू इन इंडिया दिस ईयर। तो इस साल में पहली डेथ है, रिकॉर्डेड डेथ, जो कि बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इन जनवरी बर्ड फ्लू वाज कंफर्म्ड इन सेवरल स्टेट्स विद थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, जिनको कि वहां पर मारा जा रहा था, ठीक है? यहां पर आती है बात अगर H5N1 की, तो यस, ये चिकन में पाया जाता है, पिग्स में भी पाया जाता है, कुछ केसेस टाइगर्स में भी निकले हैं और कुछ कैट्स में भी निकले हैं, ठीक है? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? D विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है वो कांटेक्ट होता है। तो इन्फेक्टेड बर्ड से जब कांटेक्ट होता है तो वो दूसरे व्यक्ति में या दूसरे जानवर के अंदर फैल सकता है,
और इस तरीके से जो आपका वायरस होता है वो इंपैक्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले 100 डेज 200 डेज की सीरीज आर अवेलेबल, जिसको आप 2021 का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन सीरीज के थ्रू, और यहां पर नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन सीरीज के लिए जा सकते हैं। मिशन यूपीएससी 2022 के लिए भी आप जा सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, सो दैट एक डे वाइज शेड्यूल्ड मैनर में आपकी तैयारी हो सके एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में है, जो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस टैग। तो अभी एक सिटी है, यूके की सिटी है, उसका जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का जो उसको टैग मिला हुआ था उसे अभी रिसेंटली हटा लिया गया है। तो ये कौन सी सिटी है आपको इसका नाम बताना है। वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है चारों ही सिटीज वैसे यूके की है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए यहाँ पे बताना। यूएन कमेटी फाउंड कि डेवलपमेंट्स जो है वो यहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं इस सिटी को, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टैग इज टेकन अवे फ्रॉम लिवरपूल। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं, लोकेशन जरूर देख लीजिएगा बिकॉज मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी यहां पर आ सकता है। यहाँ आपका यूके आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द वेल्स रीजन, ऊपर स्कॉटलैंड आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आयरलैंड है एंड इंग्लिश चैनल, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी, ऊपर बेल्जियम एंड नीदरलैंड विद द नॉर्थ सी एंड द अटलांटिक ओशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछ रहा है मैप बेस्ड क्वेश्चन है वंस अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टच लेबनान। लेबनान को कौन कौन सी दूसरी कंट्रीज हैं जो कि छूती है। इज इट सीरिया, इज इट इजराइल, टर्की। 3 कंट्रीज के नाम दिए हैं। मैं टाइम पीरियड आपका शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में। लेबनीज प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट रिजाइन्स अमिड इम्पास। तो यहाँ पे जो पीएम थे उन्होंने रिजाइन किया बिकॉज यहाँ पर ट्रबल चल रही है कंट्री के अंदर। ऑल्सो अ डेवस्टेटिंग एक्सप्लोजन बैरूत के अंदर हुआ था, कैपिटल ऑफ लेबनान, लास्ट ईयर, जिसमें काफी सारे लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। तो सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है लेबनान के अंदर, बट ऑफकोर्स कंट्रोवर्सी वहां के देश की हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लेबनान की जो लोकेशन है वो हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, लेबनान इज लोकेटेड इन द वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में ये लोकेट करता है। इट इज बॉर्डर्ड बाय सीरिया और इजराइल जो है इसको बॉर्डर करते हैं, भी मैप के ऊपर आपको दिखाऊंगा। साइप्रस इसके वेस्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी में दिखाई भी देगा, और ये मेडिटेरेनियन सी वेस्ट के अंदर ओपन अप भी होता है। ठीक है, वैसे 2 ही यहाँ पे कंट्री है, सीरिया एंड इजराइल। एक बार देख लीजिए मैप के ऊपर और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो हियर्स द मैप, अगर आप देखेंगे दिस इज लेबनान, ऊपर देखेंगे सीरिया, डमास्कस यहाँ पे इसकी कैपिटल है, इजराइल नीचे आपको दिखाई देगा। तो इजराइल से बॉर्डर टच हो रहा है ऑन द सदर्न साइड, एंड ऑन द ईस्टर्न साइड इट इज एंड as well as the northern side it is touching Syria. वेस्टर्न साइड में आपको साइप्रस दिखाई देगा, ऊपर टर्की है जिसका बॉर्डर इसे टच नहीं कर रहा है। इट इज ओपनिंग टू द मेडिटेरेनियन सी, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड इट इज नॉट टचिंग जॉर्डन, जॉर्डन को ये टच नहीं कर रहा है। दिस एरिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से कंसेक्यूटिवली यूपीएससी ने बैक टू बैक ईयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे कि किसका बॉर्डर किसको टच कर रहा है। तो यहां पर इस एरिया के ऊपर आपको मिडिल ईस्ट के अंदर खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैसे बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि टर्की से बॉर्डर टच नहीं कर रहा था, ये हमने देखा था, ना ही साइप्रस से कर रहा था। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 8। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज इन बिटवीन चाइना एंड ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच में कौन सी स्ट्रेट एग्जिस्ट करती है। इज इट द चाइनीज स्ट्रेट, इज इट द ताइवान स्ट्रेट, लुजोन स्ट्रेट, और मे बी सम अदर स्टेट जिसका नाम यहां पर नहीं दिया है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। यूएस ने अभी बैक किया है पार्टिसिपेशन ऑफ ताइवान एट द यूनाइटेड नेशन। सो यूएस इज सपोर्टिंग ताइवान दैट इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन और इट कैन पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशन, मे बी जस्ट टू कंसीडर इट एज अ सेपरेट कंट्री, जो कि चाइना डेफिनेटली अपोज करेगा, क्योंकि जब ताइवान को एक सेपरेट कंट्री की तरीके से समझा जाता है, बताया जाता है, तो चाइना उस चीज को पसंद नहीं करता। ताइवान इज एन ईस्ट एशियन नेशन दैट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ चाइना। अभी मैं आपके ऊपर आपको दिखाने वाला हूं। सो चाइना के ईस्ट में लोकेट करता है एंड ऑन द नॉर्थ ऑफ फिलीपींस, तो फिलीपींस के नॉर्थ में लोकेट करता है, दैट इज द लोकेशन। जापान इज लोकेटेड टू इट्स नॉर्थ ईस्ट, जापान भी पास में है, और ये सभी कंट्रीज जिनके मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो फिलीपींस हो या फिर वो आपकी जापान हो, इनका जो रिलेशन है वो कुछ खास नहीं है चाइना से, ये चीज ध्यान रखिएगा। ईस्ट चाइना सी जो है इसके नॉर्थ में है, दिखा देना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उससे आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर देखिए। सो दिस इज ताइवान, ये आपका चाइना यहाँ पे खत्म हो रहा है, और चाइना ताइवान को अपना ही एक पार्ट मानता है। ताइवान स्ट्रेट दोनों के बीच में है, ऊपर आपको ईस्ट चाइना सी दिखाई देगा, पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, साउथ चाइना सी एंड लुजोन स्ट्रेट साउथ के अंदर आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर आपकी वेरियस कंट्रीज जिसमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, आपको ये सब कंट्रीज जो है दिखाई देने वाली है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट थी, ताइवान स्ट्रेट जो है
वो चाइना और ताइवान के बीच में एग्जिस्ट करती है, और आसपास आपको ईस्ट चाइना सी भी दिखाई दिया, साउथ में लुजॉन स्ट्रेट भी दिखाई दिया यहाँ पर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी को लेकर पूछ रहा है कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। It is the amount of dissolved oxygen that is needed by microorganism to decompose organic matter। ये वो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ये वो अमाउंट होता है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज किया जा सके। द मोर ऑर्गेनिक मैटर देयर इज द ग्रेटर इज द बीओडी। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतने ज्यादा बीओडी की मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के आंसर करेगा। सीपीसीबी Central Pollution Control Board in 2018 they actually identified 351 polluted river stretches in India। 351 रिवर्स ऐसी जो कि पोल्यूट हो चुकी हैं उसके बारे में इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया ताकि उसकी जो सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो यहां पर इंप्रूव किया जा सके। सीपीसीबी स्टडी रिवील्स दैट द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज वन ऑफ द मेन कॉजल फैक्टर ऑफ द रिवर पोल्यूशन। जो हम वेस्ट वाटर को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर से हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो, खासतौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो वेस्ट वाटर होता है वो रिवर को सबसे ज्यादा पल्यूट करता है। असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फाउंड दैट 31 स्टेट्स एंड यूटीज जो है वहां पर रिवर्स और स्ट्रीम जो है वो वाटर क्वालिटी का क्राइटेरिया मीट नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, 31 उनकी टोटल संख्या है, वहां पर जो भी रिवर्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। द क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क, द क्वालिटी इज डिग्रेडेड। लेकिन हाँ, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज किया जा सके। और यहां पर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा बीओडी की जरूरत पड़ेगी। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, द मोर द ऑर्गेनिक मैटर मोर द रिक्वायरमेंट ऑफ बीओडी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में बन जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव जो है उसका मेंबर नहीं है। क्या श्रीलंका जो है इसका मेंबर नहीं है? चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव है, इंडिया मेंबर नहीं है, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप इसका सोच समझ के आंसर करिएगा 10 सेकेंड्स के अंदर, जल्दी से बताएं क्या हो सकता है। रिसेंटली बांग्लादेश ने इंडिया को इनवाइट किया कि आप चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव जो कि कोविड-19 वैक्सीन एंड पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो लेकर आया गया, आप उसको ज्वाइन करें। सो वी वर इनवाइटेड बाय बांग्लादेश, इट मींस वी आर नॉट एट प्रेजेंट द मेंबर। सो बी इसका आंसर हो सकता है। फ्यूचर में बन जाए वो एक अलग बात होगी। इट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाई रिजर्व एंड अ पॉवर्टी एलिवेशन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर जो कि चाइना के अंदर बनाया जाएगा, जिससे कोविड-19 को भी काउंटर किया जाएगा और पॉवर्टी एलिवेशन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश करी जा रही है, बट द प्रॉब्लम इज इट इज गोइंग टू बी सेटअप इन चाइना, और चाइना इसको इनिशिएट कर रहा है। सो वी हैव टू थिंक एंड देन वी हैव टू डिसाइड वेदर वी वांट टू जॉइन इट और नो। तो बी यहां पर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाइना के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है और देखते हैं इंडिया इसको ज्वाइन करेगा या नहीं। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।